तो गाइस कैसे आप सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिन और उसके साथ सेक्टर चीफ दोनों ही छुप कर देख रहे होते हैं। मास्टर जान जो अपनी फाइट को खत्म करने के बाद वहां से चले जाते हैं। जबकि सेक्टर चीफ आगे बढ़ने लगती है तो लिन उसे रोक देता है और कहता है वहां पर जाने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ। तो जिनकोई अभी तक जिंदा है। तो जिनकोई का सीन दिखाते हैं वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। चीफ भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है क्या वाकई में वो अभी तक जिंदा है, वो मरा क्यों नहीं। तो वो उठकर खड़ा हो जाता है और वहां से भागना स्टार्ट करता है। लिन कोई कहता है मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा, मुझे डीमन सी लॉर्ड के पास जाकर सारी बात बतानी होगी, जाकर डीमन लॉर्ड को सारी बात बताना होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो हमें धोखा दे रहा है और ऊपर से यहाँ पर पहले से कोई एनिमी बनकर आ चुका है। भागता हुआ जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रहा था उसी वक्त हमारा लिन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है एल्डर जिनकोई तुम कहाँ पर जा रहे हो। ये तो बहुत ही कोइंसिडेंस की बात है कि हम लोग भी यहीं पर हैं। उन दोनों को देखकर वहीं पर ब्रेक लगाता और कहता है सेक्टर चीफ सेंट किंग तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। लिन उसे कहता है ये वाला सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। साथ ही वो सेक्टर चीफ से कहता है सेक्टर चीफ मैं इसको तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, मुझे अभी मास्टर जानजू से जाकर बात करनी है, तुम इसको संभाल सकती हो। वो कहती है हाँ मैं इसको संभाल लूंगी। सेक्टर चीफ जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है लगता है कि मुझे तुमसे और कोई भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे सामने सारे के सारे सवालों के जवाब हैं। हम लोग जल्दी से यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। तो जिनकोई जल्दी से वहाँ से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता और कहता है सेंट किंग और सेक्टर चीफ दोनों को इस बारे में पता चल चुका है, उन्हें मेरी रियल आइडेंटिटी का पता चल गया है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैं इस वक्त इतना कमजोर हूँ कि मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। तो उसी वक्त मास्टर किंजी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो अपने अटैक के साथ उसको वहां पर मार देती है। उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि उसकी स्लैशेस काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो सेक्टर चीफ ने अपनी तलवार के साथ उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। उसे लगता है कि उसने अपनी तलवार के साथ उसको मार दिया है। वो वापस से अपनी तलवार को म्यान में रख लेती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा आसान था, लगता है कि इसने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। उसे लगा था कि यहाँ पर मेरी नाक के नीचे से भागकर जा सकता है, मैं सेक्टर चीफ हूँ, मैं ऐसे सेक्टर चीफ नहीं बन गई। तो सेक्टर चीफ अभी यहीं पर खड़ी होती है कि उसी वक्त उस कटी हुई बॉडी के अंदर से जिनकोई की आत्मा बाहर निकलती है। तो ये उसकी डेविल सोल बाहर निकलती है और उसे कहती है किंजी क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग सकती हो। वो साथ ही उसे कहता है तुम्हें पता है कि हमेशा से मेरी नजर तुम्हारे ऊपर ही रहती थी और आज तो मुझे तुम बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रही हो। किंजी जैसी वहाँ पर पीछे की तरफ घूमती है उसी वक्त वो उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। तो उसकी डेविल सोल जो होती है वो उसकी सोल सी के अंदर चली जाती है, उसके माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। उसी तरफ हमारे मास्टर जानजू का सीन दिखाते हैं। मास्टर जानजू जो कि बड़ी तेजी से भागते हुए वापस जा रहे होते हैं। उसी वक्त हमारा लिन उसके पास पहुंच जाता है। लिन उसे कहता है मास्टर जानजू तुम इतनी तेजी के साथ कहाँ पर भाग कर जा रहे हो, बहुत सारे काम है जो मुझे तुमसे करवाने हैं। तो मास्टर जानजू वहीं पर ब्रेक लगाते हैं और कहते हैं सेंट किंग मुझे बताएं कि अब मुझे और क्या काम करना है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हुआ, बस मुझे बता दें कि मुझे क्या करना है। तो हमारा लिन उसे कहता है चाहता हूँ कि तो अभी यहाँ से रिफाइनिंग क्लैन की तरफ निकलो, तुम्हें रिफाइनिंग क्लैन में जाना है और वहाँ पर जाने के बाद फिनिक्स स्पीयर को उठाकर लाना है क्योंकि तुम अभी अभी वहाँ पर जिनकोई को मार कर आ रहे हो। लेकिन असल बात तो यह है कि जिनकोई मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और मैं अभी जाकर उसको वहाँ पर मारने वाला हूँ। ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलती थी। अगर वो वहाँ जिंदा रहता और तुम वापस डीमन सी लैंड में चला जाता है जहाँ से भी वो आया है, सुबह के वक्त ही तुम्हारा सर कट जाता, तुम यहाँ पर नहीं बच पाते। इसलिए जाओ जाकर मेरा ये वाला काम करके आओ। अंजू ये बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं लेकिन मैंने तो उसे मार दिया था। साथ ही वो से कहता है ठीक है सेंट किंग प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा ठीक है आपने मुझे जो भी कहा है वो मैं करके आऊंगा, इस बार मैं आपके लिए फिनिक्स स्पीयर लेकर आता हूँ। उसे कहते हैं तो फिर जाओ। तो हमारा लिन वहाँ से गायब हो जाता है। तो मास्टर जानजू भी वहाँ से निकल जाते हैं, रिफाइनिंग क्लैन की तरफ चले गए वहाँ से उस डीमन फिनिक्स स्पीयर को लेने के लिए। लिन वहाँ से वापस सेक्टर चीफ के पास पहुंचता है। तो वहाँ पर मास्टर लिन कोई की बॉडी कटी पड़ी होती है जबकि मास्टर सेक्टर चीफ भी वहाँ पर बेहोश हो चुकी होती है। तो सेक्टर चीफ के बेहोश होने के बाद लिन कहता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ट्रबलसम हुआ है। तो वो सेक्टर चीफ की तरफ देख के पहचान जाता है और कहता है इसकी डिवाइन सेंस को जिनकोई ने अपनी स्पेस के अंदर सक कर लिया है। इसका मतलब यह है कि उसे अपनी स्पेस के अंदर वो बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होगा। सीन हमें जिनकोई की स्पेस के अंदर का दिखाया जाता है, ये उसके माइंड के अंदर का सीन होता है। तो जहाँ पर सेक्टर चीफ को एक रस्सी के साथ बांधकर उल्टा लटका रखा होता है। तो सेक्टर चीफ वहाँ पर उल्टी लटकी होती है। उसी वक्त पानी के अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है। तो ये डीमन जिनकोई होता है। वो उसे कहता है किंजी तो मैं तुम्हारा कब से दीवाना हूँ। किंजी यानी कि सुजरेन से देखने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है मैं तो तुम्हें पहचानती हूँ, तुम तो डीमन सी लैंड के 4 डीमन लॉर्ड्स में से एक हो कि डायरेक्टली डीमन किंग के अंडर काम करते हैं। ये बात सुनने के बाद जिनकोई उसे कहता है तुम यहाँ पर कह रही हो कि मैं 4 डीमन लॉर्ड्स में से एक हूँ, लेकिन असल बात तो यह है कि चारों डीमन लॉर्ड्स एक लंबे अरसे से खत्म हो चुके हैं। हम सभी लोग तो अब अपने मास्टर को सर्व करते हैं। हमारे मास्टर ने हम सभी लोगों की एनर्जी को डिवावर कर लिया था। कोई उसे कहता है किंजी तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर में कर रह रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। हर बार तुम्हें देखकर मेरी एक्साइटमेंट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमेशा यहाँ पर मेरे साथ रह सकती हो, यहाँ पर हम दोनों जो चाहे वो कर सकते हैं और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार दूंगा। वो उसकी चेस्ट के करीब अपने हाथ को करता है। वक्त वहाँ पर उसके हाथ के ऊपर अटैक होता है, उस बेचारे का बाजू पूरे का पूरा कट जाता है। ये देखकर तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कौन है यहाँ पर, किसकी हिम्मत हुई मेरा बाजू काटने की। बाजू कटने के बाद उसके ऊपर अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है। देखकर बहुत सा हैरान
हैरान होता है और कहता है ये तो तुम्हारी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है, ये तो ग्रेट रूइन ड्रीम टेक्निक है, ये वाली टेक्निक तुम्हारे अलावा कौन परफॉर्म कर सकता है। तो वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर लिन खड़ा होता है। लिन उसे कहता है ना तो एक इंसान हो ना तुम एक घोस्ट हो, तुम एक डिमोनाइज्ड मॉन्स्टर हो। डीमन सी के तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर को मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये देखने के बाद तो जिन कोई भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, होंगमेंग कॉन्टिनेंट के ऊपर तुम्हारे जैसा एक इंसान कैसे हो सकता है जो कि डिवाइन माइंड या फिर डिवाइन सेंस का एक्सपर्ट हो, इस तरह नहीं हो सकता। लिन उसे कहता है हेल में जाकर हेल के किंग से पूछना कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, और साथ ही वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है। तो लिन जब अपने डिवाइन माइंड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो सिर्फ एक ही झटके में उसको मार देता है। उसको मारने के बाद में सेक्टर चीफ जो होती है वो उसके माइंड के अंदर से बाहर निकल आती है, उसको होश आती है, वो सामने उठकर बैठती है और लिन से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लिन उसे कहता है तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा फेवर था। सेक्टर चीफ उसे कहती है अब ये भी जिस चीज को मैंने देखा क्या वो वाकई में हमारा जिन कोई था, वो हमारे सेक्टर का एक एल्डर था। लिन उसे कहता हाँ तुमने अपने डिवाइन सी के अंदर जिस चीज को देखा था वो उसकी फाइनल फॉर्म थी, वो एक डिमोनाइज्ड जिन कोई था। सेक्टर चीफ कहती है इनकी ये वाली ट्रिक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, डीमन सेक्टर के लोगों के पास और कितनी इस तरह की ट्रिक्स हैं। अगर हम लोग आपस में जंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस जंग को जीत पाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी हैं। ऊपर से इन लोगों ने अपने कुछ लोगों को पहले से हमारे सेक्टर में स्पाई बनाकर भेज दिया हुआ है, अब हम इन सभी लोगों को कैसे रोकने वाले हैं। लिन उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि तुम इनको सोच कर परेशान हो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें इन सब सिचुएशन से निकलने में काफी ज्यादा मदद करूंगा। सबसे पहले तो हमारा मिशन ये है कि हम लोग अपने सेक्टर को रिवाइव करेंगे, इसको पावरफुल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग रेड हीवन पवेलियन को तोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग डीमन सी के ऊपर अटैक करेंगे। पर हम लोग होंगमेंग टूर्नामेंट को जीत जाए उसके बाद हम लोग डाउ रिवर के अंदर जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सभी के सभी ट्रेजर्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाएंगे, जिससे हमारा सेक्टर रिवाइव कर सकता है। लिन जो सेक्टर चीफ को छोड़ने के बाद अपने रूम में जब वापस आता है तो एल्डर जैंग किंग पहले से इस रूम में होती है, वो बिस्तर के ऊपर पहले से सो चुकी होती है। कहता है ये तो पहले से सो चुकी है, चलो ठीक है फिर मैं भी यहीं पर सो जाता हूँ। वो भी बिस्तर पर उसके साथ ही सो जाता है। सुबह के वक्त लिन उसे कहता है एल्डर जैंग सुबह हो गई है, तुम अभी तक सो क्यों रही हो, चलो जल्दी से उठ जाओ। वो उसके साथ ही लिपट कर सो रही होती है। जैसे वो उसे देखती है कि वो उसके साथ लिपटी है वो शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है तुम वापस कब आए और तुम बिस्तर के ऊपर क्यों आ गए। लिन उसे कहता है क्योंकि जब बिस्तर मेरा था तो मैं यहाँ पर सोऊंगा, तुम यहाँ पर पहले से थी। एल्डर जैंग उसे कहती है अच्छा ठीक है अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि एल्डर जाओ शाओ आज यहाँ पर आने वाले हैं और उनको वेलकम करने के लिए किसी को जाना पड़ेगा। साथ ही वो सोच रही होती है तो बहुत ही शर्म की बात है कि मैं इसके साथ इसी के बिस्तर पर सो गई। जब उठकर बाहर निकलती है तो बाहर जियांची पहले खड़ी होती है। जियांची उसे कहती है मास्टर आप यहाँ पर इस रूम में क्या कर रही है, मैं तो यहाँ पर सेंट किंग को मैसेज देने के लिए आई थी कि चीफ ने उन्हें बुलाया है। मास्टर जैंग उसे कहती है लड़की तुम यहाँ पर मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रही, मैं तो अभी भी तुमसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर आई थी, मैं भी यहाँ पर सेंट किंग से ही बात करने के लिए आई थी। हमारा लिन भी उठकर बाहर आ जाता है और कहता है तुम दोनों लड़कियां यहाँ पर सुबह सुबह क्या कर रही हो, दोनों यहाँ पर आपस में बहस कर रही हो और मैं यहाँ पर आराम से सो भी नहीं पा रहा। फिर साथ ही वो उनसे कहता है चलो जल्दी से वहाँ पर जाओ, क्योंकि गेट के पास आसमान का कलर चेंज हो रहा है, लगता है कि जाओ शाओ यहाँ पर आ चुका है, हिमनली रेड पवेलियन का मास्टर यहाँ पर आ चुका है। सेक्टर चीफ और उसके साथ कुछ और एल्डर्स वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं उन लोगों को वेलकम करने के लिए। तो आसमान का कलर वहाँ पर चेंज होता है, वो लोग काले बादलों के ऊपर बैठ कर आते हैं। एल्डर जाओ जाओ अपने साथ 4 डिसाइपल्स को लेकर आया था, वो वहाँ पर आता है और कहता है तो मैं यहाँ पर काफी अरसे के बाद आ रहा हूँ। सीनियर जाओ जाओ यहाँ पर अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए आया है। मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सेक्टर चीफ खुद यहाँ पर मुझे वेलकम करने के लिए आएगी। ऐसे वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो सेक्टर चीफ उसे कहती है तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर करने के लिए क्या आए हो, हमारे सेक्टर में तुम्हारा क्या काम है, अचानक यहाँ पर विजिट करने का क्या मकसद है। जाओ जाओ लोगों से कहता है काफी अरसा गुजर चुका है, मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मत कहना कि तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया। और वो साथ ही वहाँ पर नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद सबसे पहले वो सेकंड पैलेस मास्टर के पास जाता है और उसे कहता है एल्डर जाओ मिंग लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर थे मैंने तुम्हारे साथ स्पार मैच किया था, मुझे ये बताओ कि तुम्हें उस वक्त चोट लगी थी, क्या तुम्हारी वो चोटें ठीक हो गई हैं? मैंने पिछली बार तुम्हें कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया था। एल्डर जाओ मिंग उसे कहते हैं हाँ वो बस छोटी सी चोट थी, वो तो बिल्कुल जल्दी से ठीक हो गई थी, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो फिर से तुमसे फाइट कर सकता हूँ। जाओ जाओ उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तो फिर एक बार हमारे बच्चों का यहाँ पर मैच हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जरूर फाइट करूंगा। बस सुनते ही सेक्टर चीफ चिल्लाकर उसे कहती है सेक्टर मास्टर जाओ जाओ अपनी बकवास बंद करो, ये बताओ कि तुम पर्सनली यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम यहाँ पर हमारे एल्डर को उनको शर्मिंदा करने के लिए आए हो। एल्डर जाओ जाओ उनसे कहता है नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मैं अपने साथ अपने रेड हीवन पवेलियन के 4 सबसे बेकार स्टूडेंट्स को लेकर आया हूँ। ये अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करते और ये बाकी के सभी से बहुत ज्यादा कमजोर है, इन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि ये तुम्हारे बच्चों के साथ स्पार करके ये देख सकेंगे तुम्हारे जो सेक्टर के लोग हैं, तुम्हारे सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, ताकि इनकी मोटिवेशन बढ़ सके। हमारे बच्चों के साथ फाइट करने के बाद इन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा और उसके बाद इनकी मोटिवेशन बढ़ेगी और ये भी अच्छे से कल्टीवेट करेंगे। उन चारों बच्चों की तरफ भी दिखाते हैं, चारों बच्चों तो किसी भी एंगल से बिल्कुल बेकार तो बिल्कुल भी नहीं लगते, क्योंकि इन चारों को देखकर लगता है कि ये चारों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली ये लड़की जिसके मसल वसल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कौन से 4 यहाँ पर इन लोगों के साथ फाइट
करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 12 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था रेड हेवन पवेलियन के एक मास्टर जिसका नाम जाओ जाओ होता है अपने 4 बेकार डिसाइपल्स को लेकर वहां पर पहुंचता है इन लोगों के यहाँ। तो सेक्टर चीफ से कहता है मैं अपने सेक्टर के सबसे बेकार स्टूडेंट को यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारे स्टूडेंट्स के साथ वो स्पार्क करके उनको मोटिवेशन मिल सके। और अगर उनकी मोटिवेशन बढ़ गई तो वो भी अच्छे से कल्टिवेट करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। हालांकि उन चारों डिसाइपल्स को देखकर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा होता कि ये इनकी पवेलियन के बेकार डिसाइपल्स हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा हट्टे कट्टे और स्ट्रॉन्ग होते हैं। जबकि हमारे पवेलियन के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दरवाजे के पीछे छुप कर देख रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स रीइंकार्नेशन राम के एक्सपर्ट्स हैं। ऊपर से ये कह रहे हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स बेकार स्टूडेंट्स हैं, हम इससे तो कोई भी इनके साथ फाइट नहीं कर पाएगा, सारे के सारे तो मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो सेक्टर चीफ उसे कहती है तुम अपने साथ जो डिसाइपल्स को लेकर आए हो इनमें से कोई भी 20 साल की उम्र से ज्यादा का नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे रीइंकार्नेशन राम में है। तो तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि ये सारे के सारे बहुत ज्यादा कमजोर और बेकार है। इन लोगों की कल्टीवेशन स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि 20 साल से कम उम्र में ये रीइंकार्नेशन स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो एल्डर डी ज़ैंग अपनी सेक्टर चीफ से कहता है सेक्टर चीफ आपको क्या लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे सेक्टर में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इन सभी को हरा सकता है। आप बस यहाँ पर मुझे ऑर्डर्स दे, मैं अभी जाकर इन सभी के सभी को अकेले ही हरा सकता हूँ, यहाँ पर किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एल्डर जाओ जाओ से कहता है एल्डर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर फाइट करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो हम लोग यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स की फाइट करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी है तो फिर मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा और देखते हैं कि कौन यहाँ पर किसको अकेला हराता है। सुनते ही डी ज़ैंग भी काफी गुस्सा होते हैं, चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम यहाँ पर मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। ज़ैंग भी आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चिल्लाकर ही अपनी मार्शल आर्ट्स को हमारे साथ कम्पीट करवाने वाले हो, या फिर तुम लोग यहाँ पर हमारे बच्चों के साथ कोई स्पार मैच करोगे भी या नहीं, क्योंकि हम लोग इतनी दूर से यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए। हमारा लिंजुई भी वहाँ पर पहुंच जाता है। लिंजुई कहता है सेक्टर चीफ प्लीज मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। सेक्टर चीफ हमारे लिंजुई की तरफ देखती है तो लिंजुई वहाँ पर पहुंच चुका है और लिंजुई वहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है। सेक्टर चीफ जब लिंजुई को इतना कॉन्फिडेंस में देखती है तो वो जाओ जाओ से कहती है अच्छा ठीक है, जबकि तुम यहाँ पर स्पार मैच के लिए आए हो तो फिर ठीक है, लोग भी यहाँ पर स्पार करेंगे। वो उन सभी लोगों से कहती है जल्दी से हम सभी लोग स्पारिंग स्टेज की तरफ चलते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि कौन किसको हराने वाला है। इसमें स्पारिंग स्टेज का दिखाया जाता है, ये सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं स्पारिंग अरीना के बाहर। जाओ जाओ कहता है सेक्टर चीफ मैंने आपके सुप्रीम एल्डर के बारे में एक बात सुनी है, क्या आपके सुप्रीम एल्डर ज़ांजू वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जहाँ तक कि उनका पावर लेवल भी आपके लेवल के बराबर आ चुका है, यानी कि आप दोनों पावर में एक दूसरे के बराबर ही हैं। मुझे वो यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रही, अगर वो भी यहाँ पर होते तो शायद मैं उनके साथ भी दो हाथ कर पाता। वो सोच रहे थे मुझे इतना पता है कि ज़ांजू किंजी को पसंद नहीं करते और इन दोनों में हमेशा झगड़ा चला रखता है, हो सकता है कि मैं यहाँ पर इस बात को करके इस बात को यूज कर सकूं। सेक्टर चीफ उसे कहती है हमारे मास्टर ज़ांजू को इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन के ऊपर भेजा गया है, वो एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए गए हैं, जल्दी वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, तुम्हें उनके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं जबकि एल्डर ज़ांजू वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्पार मैच को स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन पहले मैच करेगा? अपनी तरफ से एक लड़के जिसका नाम ज्यूक्यू होता है उसे कहता है ज्यूक्यू तुम जाओ जाकर पहले फाइट करो, इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर वालों को इस बारे में बता दो लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन लोगों से अच्छे से गाइड होकर आना, यानी कि वो तुम्हें कुछ सिखाएं। तो ज्यूक्यू अपने मास्टर से कहती है ठीक है मास्टर मैं वहाँ पर जाकर फाइट करती हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी डिसऑनर होने नहीं दूंगी, चाहे वहाँ पर मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ज्यूक्यू और रीना के सेंटर में चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद अपना नाम बताती है और अपने बारे में बताती है। वो उनसे कहती है मैं रेड हेवन पवेलियन की एक जूनियर डिसाइपल हूँ और मेरा कल्टीवेशन लेवल इस वक्त रीइंकार्नेशन राम के फर्स्ट लेवल पर है, यहाँ पर तुम्हारे लड़कों को चैलेंज करती हूँ, तुम में से कोई भी यहाँ पर आकर मेरे साथ स्पार्क कर सकता है। तो सभी लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हम में से तो कोई भी वहाँ पर नहीं जाने वाला, ये लड़की तो देखने में एक मॉन्स्टर लगती है, जरा देखो तो सही उसके मसल्स कितने ज्यादा है, वो तो काफी ज्यादा हट्टी कट्टी है। एल्डर ज़ाओमिंग कहते हैं अब क्या, अब यहाँ पर हमारे पैलेस से कौन वहाँ पर जाने वाला है? एल्डर ल्यू से कहते हैं एल्डर ल्यू तुम्हारे पैलेस से कौन वहाँ पर जाएगा, तुम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेजो। एल्डर ल्यू से कहते हैं मेरे स्टूडेंट्स में से ऐसा कोई भी नहीं है जो वहाँ पर जाकर फाइट कर सके, मुझे लगता है कि आपको अपने पैलेस के स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेजना चाहिए, क्योंकि हम सभी में आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आपके स्टूडेंट्स भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। एल्डर ज़ाओमिंग कहते हैं मेरे पैलेस में तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो कि इसका मुकाबला कर सके, है कि हमें जाकर सेंट किंग से ही बात करनी होगी। तो वो भागते हुए जल्दी सेंट किंग पास जाते हैं और उसे कहते हैं सेंट किंग आप बताएं कि अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर से किसको फाइट करने के लिए वहाँ पर भेजने वाले हैं? तो हमारे सेक्टर के सेंट किंग है, क्या आप हमारे सेक्टर को राइज करवाने में हमारी मदद नहीं करेंगे? जाओ उसे कहता है लास्ट टाइम तुमने मेरे डिसीजन को अपोज किया था, लेकिन आज देखो तुम यहाँ पर मेरे पास आ गए हो, अब मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? एल्डर मोही और उसके साथ ज़ाओमिंग दोनों उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं इस बात के बारे में पता चल चुका है कि हम लोग गलत थे, हमें आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए था, हम लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, जिन कोई ने हमें वहाँ पर कंफ्यूज किया
किया था। सब कुछ उसी की वजह से हुआ था, क्योंकि उसी ने हमें कहा था कि हमें आपकी बात को मना करना है। जी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जिनकुई के प्लान्स को पहले से ही देख लिया और आपको पता चल गया कि जिनकुई हमारा एक मेंबर नहीं है, बल्कि वो डीमन सी लैंड से बेचा हुआ एक स्पाई था। अब हम लोग हमेशा आपकी बात को फॉलो करेंगे। भी आप कहेंगे हम लोग उस बात को जरूर माना करेंगे। जबकि एल्डर डी ज़ैंग दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। एल्डर डी ज़ैंग कहते हैं, सर इन दोनों बेवकूफ को देखो तो सही, तो यहाँ पर मुझे छोड़कर अकेली वहाँ पर उस सेंट किंग के पास चले गई है। मैंने भी उस दिन उसको ऑफेंड किया था। ये दोनों यहाँ पर पहल कर रहे हैं और जाकर उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए नहीं। हमारा लिन जुई उन दोनों एल्डर से कहता है, तुम लोगों को यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी बातों को दिल पर नहीं लिया था। बस मैं यहाँ पर इतना ही कहूंगा कि गलत इंसान को दोबारा फॉलो मत करना। तुम्हारा लिन जुई यहाँ पर जियांची से कहता है, जियांची तुम जाओ जाकर वहाँ पर अरीना में इस लड़की से फाइट करो, ज्यूक्यू के साथ तुम फाइट करोगी, और याद रखना मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया था। वो कहती है, जी मास्टर, जो आपने बताया तो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी, और मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल एम्बैरस नहीं करने वाली। तो जल्दी से अरीना में चली जाती है। तो अरीना में जाने के बाद अपनी तलवार उठाती है और कहती है, मेरा नाम जियांची है और मैं एल्डर यांग किंग की एक स्टूडेंट हूँ। इस वक्त मेरी कल्टीवेशन लेवल यूनिवर्सल डिग्री नाम में है, प्लीज मुझे एनलाइटन करें। ज्यूक्यू उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है, तुम तो यूनिवर्सल डिग्री नाम की एक एक्सपर्ट हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरे एक फुल ब्लॉक को भी बर्दाश्त कर पाओगी, तुम एक पंच में ढेर होने वाली हो। बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं, जूनियर सिस्टर प्लीज वहाँ से नीचे उतर आओ, तुम वहाँ पर इस फाइट को जीत नहीं पाओगी, जल्दी से जल्दी ऊपर से नीचे उतरना होगा। हम लोग पहले से अपनी हार मान लेते हैं। सभी लोग यहाँ पर सेंट किंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, सेंट किंग इतना ज्यादा सालिम कैसे हो सकता है, वहाँ पर एक छोटी सी लड़की जियांची को भेज दिया इस मैच को जीतने के लिए। उसे क्या लगता है कि ये लड़की बेचारी इस मैच को जीत पाएगी। सेंट किंग तो कुछ ज्यादा ही मतलबी इंसान है। मास्टर यांग किंग भी आगे बढ़ते हैं, हमारे लिनजुई से कहती है, लिनजुई मुझे ये बताओ, तुमने जियांची को वहाँ पर फाइट करने के लिए भेज दिया, क्या वो इस फाइट को जीत पाएगी? कहता, हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो इस मैच को जीत सकती है। क्योंकि भी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है और जियांची से कहती है, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, तुम हार मान सकती हो। जियांची उसे कहती है, नहीं मुझे हार नहीं माननी है, मुझे यहाँ पर फाइट करनी है। तो वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। क्योंकि उसे कहती है, जबकि तुम फाइट करने के लिए रेडी हो तो फिर मैं भी यहाँ पर रुकने वाली नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे पर अटैक करूंगी। और वो वहीं पर खड़ी खड़ी अपनी पावर्स को रिलीज करती है, क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ टाइप की फाइटर है, इसी वजह उसकी फिस्ट की पावर बहुत ज्यादा होने वाली है। वो अपनी फिस्ट में अपनी पावर को रिलीज करती है और सामने की तरफ एक पंच मारती है। पंच के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा पंच आगे की तरफ बढ़ता है। जियांची उसके पंच के सामने होती है, वहीं से वो जंप करते हुए उसके पंच को अवॉइड कर लेती है। वो उसके पंच के ऊपर वाली साइड से जंप करते हुए उसके पीछे चली जाती है, और पीछे जाने के बाद वो अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने लगी है। जबकि ज्यूक्यू कहती है, ये तो इतना बुरा नहीं था, तुमने बड़ी आसानी से मेरे अटैक को अवॉइड कर लिया। तो जियांची पीछे जाने के बाद अपनी तलवार को यूज करते हुए डेरिवेटिव स्वर्ड टेक्निक के 9 मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। ज्यूक्यू उसे कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी तलवार की पावर काफी ज्यादा होने वाली है और तुम आसानी से मेरे ऊपर अटैक कर पाओगी, लेकिन शायद तुमने ये नहीं सोचा था कि मेरे पास अपने डिफेंस टाइप के अटैक्स हैं। ऐसी हमारी जियांची अपनी तलवार के 9 मूव के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। तो ज्यूक्यू की बॉडी के इर्द-गिर्द एक बड़ी सी शील्ड बन जाती है और उसके सारे अटैक उसकी शील्ड के साथ टकराते हैं। जियांची वहां पर जल्दी से पीछे की तरफ जंप करती है और पीछे की तरफ हटने के बाद वो फिर से हीवनली डेरिवेटिव स्वर्ड टेक्निक के 10th लेवल 12th फॉर्म को यूज करने वाली है। तो अब वो यहाँ पर 10th फॉर्म को यूज करने वाली है। वो ज्यूक्यू के इर्द-गिर्द एक सर्कल में घूमना स्टार्ट करती है। वो बड़ी स्पीड से उसके इर्द-गिर्द भाग रही होती है। जियांची सोच रही होती है, अब अगर मैं यहाँ पर इस मैच को जीतने वाली तो वो सिर्फ और सिर्फ इस मूव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने इस मूव को अच्छे से एग्जीक्यूट किया तो मैं इस मैच को जीत जाऊंगी। तब क्या एल्डर जाओ जाओ बाहर खड़े हंस रहे होते हैं और कहते हैं, तो बिल्कुल बेकार है, तुम चाहे यहाँ पर कितनी बार उसके ऊपर अटैक क्यों ना कर लो, ये हमारी फैमिली की एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, इसको कॉन्ग डिफेंस टेक्निक कहा जाता है। तुम्हारी तलवार की यहाँ पर इस कॉन्ग डिफेंस टेक्निक को नहीं तोड़ पाएगी। लिनजुई भी यहाँ पर मैच को ही देख रहा होता है। वो एल्डर जैंग से कहता है, एल्डर जैंग तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? तो एल्डर जैंग कहती है, मुझे फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रही, जियांची वहाँ पर कर क्या रही है, वो इसके इर्द-गिर्द एक सर्कल में क्यों घूम रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ पर उसके फ्लॉस को देखने की कोशिश कर रही है? लिनजुई से कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा। तो जियांची वहाँ पर उसकी शील्ड के इर्द-गिर्द घूम रही होती है और वहीं पर घूमते घूमते वो उसके अंदर किसी वीक पॉइंट को देख रही होती है और उसे जब वीक पॉइंट मिल जाता है वो अपनी तलवार को लेकर सामने की तरफ अटैक करती है। अपनी तलवार को उसकी शील्ड के अंदर दंसा देती है। इस बात से ज्यूक्यू भी काफी हैरान होती है क्योंकि उसकी तलवार शील्ड के अंदर घुस चुकी होती है। उसने उसके फ्लॉ को देख लिया और फ्लॉ को देखने के बाद उस वीक पॉइंट के अंदर अपनी तलवार को घुसा दिया है। ज्यूक्यू के पास अब यहाँ पर अपनी शील्ड के अंदर से भागने का टाइम नहीं होता। जब वो तलवार उसके साथ टकराती है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। देखकर एल्डर जाओ जाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज्यूक्यू अब उस धुएं के अंदर से, उस धमाके के धुएं के अंदर से बाहर की तरफ निकलती है। उसके कंधे के ऊपर कट लगा होता है और वो काफी जख्मी होती है। निकलने के बाद वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारी जो लड़की होती है हमारे सेक्टर के, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, हमारी जूनियर सिस्टर तो यहाँ पर इस फाइट को जीत गई है, हमारी जूनियर सिस्टर वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेक्टर चीफ कहती है, तो यहाँ पर विनर डिसाइड हो चुका है, जियांची चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हें और ज्यादा बैटल करने की जरूरत नहीं है। वो सोच रही होती है, जियांची की हकीकी पावर इस वक्त एग्जिस्ट हो चुकी है, अगर ये यहाँ पर सेकंड फाइट करेगी तो ये बच नहीं पाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पर इसे नीचे उतारना होगा। जियांची भी जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आती है और नीचे उतरने के बाद कहती है, सेंट किंग मैं इस मैच को जीत गई हूँ। सेंट किंग और सेक्टर चीफ दोनों से कहते हैं, तुमने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया।
उसके बाद हमारा लिंजुई एल्डर जैंग से कहता है, एल्डर जैंग मुझे प्यास लगी है। तो वो उसे कहती है ठीक है सेंट किंग, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जबकि बाकी के सभी एल्डर से देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमें तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही यहाँ पर लिंजुई ने एल्डर जैंग किंग के ऊपर कौन सा जादू किया है। एल्डर जैंग किंग उसके लिए किस तरह पानी लेने के लिए जा रही है। वो तो हमेशा बहुत ज्यादा एरोगेंट और एटीट्यूड के साथ रहती थी। इससे कहता है मुझे लगता है कि सेंट किंग के पास कोई ना कोई हिडन टेक्निक है जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। एल्डर डी जैंग कहते हैं लगता है कि हमने एक बहुत बड़ा चांस खो दिया, हमें उस लड़की का साथ देना चाहिए था। बाकी के दोनों भी उसे कहते हैं हाँ हमें भी ऐसे ही लगता है, हमें उसका साथ देना चाहिए था, अब हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में इस कंपटीशन को आगे स्टार्ट करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जियांशी अपनी पहली फाइट को जीत जाती है। दूसरी तरफ से एक लड़की जिसका नाम यूकी होता है वो उसके साथ फाइट कर रही थी। उसने अपनी पहली फाइट को यहाँ पर जीत लिया है। पहली फाइट को जीतने के बाद अब यहाँ पर सेकंड फाइट की बारी है, क्योंकि वो फारीना से नीचे उतरती है और जाकर अपने मास्टर जाओ जैंग से कहती है जाओ मास्टर प्लीज मुझे माफ करना। उस लड़की ने बड़ी आसानी के साथ मेरी शील्ड के अंदर एक फ्लॉ को देख लिया था। वीक पॉइंट को देखने के बाद उसने अटैक किया जिसकी वजह से मैं हारी हूँ। उसे कहते हैं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। वहाँ पर इस फाइट में तुम्हें इस लड़की ने नहीं हराया बल्कि उस लड़के ने हराया जो कि वहाँ पर पीछे खड़ा है। मुझे लगता है कि उसी लड़के ने इस लड़की को तुम्हारी शील्ड के फ्लास के बारे में बताया होगा। ऐसे स्पेशल लड़का है कौन जो कि मास्टर जैंग किंग के साथ खड़ा है। जाओ जाओ अपने दूसरे स्टूडेंट जिसका नाम जी जैन होता है वो से कहता है जी जैन अब तुम जाओ तुम्हारी बारी है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जाने के बाद अपने ओपोनेंट को मार डालना। वो कहता है ठीक है मास्टर मैं अभी जाता हूँ। वो जल्दी से जंप करते हुए अरीना में चला जाता है और कहता है मेरा नाम जी जैन है और मैं इस वक्त रीइंकार्नेशन राम के 5th लेवल पर हूँ। यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम में से कोई डिसाइपल यहाँ पर आए और मेरे साथ फाइट करे और मुझे मोटिवेट करे। वो सभी डिसाइपल के पास सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं ये बंदा तो रीइंकार्नेशन राम के 5th लेवल पर है। इसका मतलब यह है कि पहले जो औरत आई थी ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। वैसे अब कौन यहाँ पर जाकर इससे फाइट करेगा। क्या फिर से जूनियर सिस्टर जियांशी से फाइट करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास और कोई डिसाइपल ही नहीं है। सेक्टर चीफ लिन से कहती है अब हमारी तरफ से कौन फाइट करने के लिए जाने वाला है क्योंकि हमारे पास तो और कोई भी फाइटर नहीं है। तुम किसे यहाँ पर भेजोगे। तुम्हारा लिन उसे कहता है हमारे 12 पैलेस में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि जाकर इसका मुकाबला कर सके। तो इसका मतलब यह है कि मुझे वहाँ पर जाना होगा, मैं खुद जाकर वहाँ पर फाइट करूंगा। सेक्टर चीफ उसे कहती है तुम तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा लो है, तुम्हें वहाँ पर जाने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा लिन उसे कहता है शायद तुम एक बात भूल रही हो, मैं कौन हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन बेस के ऊपर फाइट नहीं करता, तुम शायद इस बात को भूल रही हो। मेरे पास ना ही ब्रिलियंट की है ना ही मेरे पास कल्टीवेशन की पावर है, फिर भी यहाँ पर मैं इस फाइट को जीतने वाला हूँ। बात सुनने के बाद शांत हो जाती है। तुम्हारा लिन जंप करते हुए रीना में चला जाता है और उसे कहता है चलो ठीक है पहला अटैक तुम करो। ठीक है सभी देखने वाले कहते हैं ये तो हमारे सेंट किंग है, हमारे सेंट किंग स्टेज के ऊपर क्यों चले गए हैं। सेंट किंग तो इतने पावरफुल नहीं होते जैसे कि हमारी प्रिंसेस जीजी है, उसकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा लो है। सेंट किंग का काम ही क्या होता है यहाँ पर एक प्रिंस की तरह सारा दिन बिस्तर के ऊपर पड़े रहना और एंजॉय करना अपनी बहुत ही पावरफुल लाइफ को। जीजन हमारे लिंजुई के सामने खड़ा होकर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उसके पास काफी सारे डीमन पावर्स होती हैं। मास्टर जैंग किंग उसकी टेक्निक को देखने के बाद कहते हैं इसके पास तो एक अर्थ ग्रेड की हाई लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक है। जीजन पहले वाली जीक्यू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर लॉन्ग लिन से कहते हैं तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो एक एक्सपर्ट है, यानी कि हमारा लिंजुई एक एक्सपर्ट है। जो वो टेक्निक यूज कर रहा है वो इस एक्सपर्ट के सामने बिल्कुल बेकार है। जीजन हमारे लिन से कहता है मैं यहाँ पर किसी ऐसे इंसान की जान नहीं लेता जो मुझे अपना नाम नहीं बताता, तो मुझे यहाँ पर अपना नाम बता दो ताकि मैं तुम्हें आसानी से मार सकूं, तुम्हें मारने के बाद मेरा नाम भी याद रख सकूं। हमारा लिंजुई से कहता है तुम तो यहाँ पर मरने वाले और मरने वाले इंसान को मेरा नाम जानने की क्या पड़ी है। जीजन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, चलो देखते हैं कि आप यहाँ पर कौन किसको मारने वाला है क्योंकि तुम ही यहाँ पर मरने वाले हो। वो जब पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है तो हमारा लिन बड़ी आसानी के साथ उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। इस बात से वो भी हैरान होता है कि इसने इतनी आसानी से मेरे पंच को डॉज कैसे कर लिया। हमारा लिन जो इसके पंच को डॉज करता है उसकी पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि उसके ऊपर बड़ी आसानी से अटैक किया जा सकता है। तो हमारा लिन अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उसे एक डबल पंच मारता है जिसके साथ वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकलता है। सारे के सारे एल्डर देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि हमारे सेंट किंग इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं, सिर्फ एक ही अटैक में सामने वाले ओपोनेंट को ग्राउंड के ऊपर फेंक दिया है। तो एल्डर जाओ शाओ इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उनके सारे स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लिन जो ये मैदान में वहीं पर उसी तरह सही सलामत खड़ा होता है जबकि एक ही मूव में उसने जीजन को वहाँ पर ढेर कर दिया। जीजन ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जीजन कहता है मुझे जल्दी से जल्दी पीछे की तरफ हटना होगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके ऊपर मेरे टेक्निक की फ्लॉज को भी इसने देख लिया। जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटता है। तुम्हारा लिन जो कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम फायर से भाग कर जा सकते हो। वहीं पर अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को
रिलीज करता है और उसकी बॉडी के अंदर एक होल बना देता है, इससे वो लड़का वहीं पर नीचे गिरता है। जीसन वहीं पर चिल्लाता हुआ ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वहीं पर वो मर जाता है। मरने से पहले वो हमारे लिंजू से कहता है तुम हो कौन? लिनो से कहता है मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला, अगर तुम्हें मेरा नाम जानना है तो मरने के बाद हेल में जाकर हेल के किंग से पूछ लेना। फिर साथ ही वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए आसमान के ऊपर तलवारें बनाता है और वो तलवारें सीधी आकर जीसन की बॉडी के अंदर धंस जाती हैं। और अब फाइनली जहाँ पर जीसन मर जाता है वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है, उसकी बॉडी से काफी सारा ब्लड बहता है और वहीं पर मर जाता है। देखने के बाद जाओ जाओ बहुत सा गुस्सा हो जाता है। एल्डर जाओ जाओ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों ने हमारे एक स्टूडेंट की जान ले लिया, हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ फाइट करने के लिए आए थे। लिनो से कहता है अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आया कौन था, तुम खुद से यहाँ पर आए, खुद से तुमने आने के बाद यहाँ पर स्पार मैच की रिक्वेस्ट की थी, तो स्पार मैच के दौरान किसी की जान भी जा सकती है, क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था? तो एल्डर जाओ जाओ कहता है तो लगता है कि ये वही लड़का है जिसने उस लड़की को बताया होगा एक कोंग डिफेंस टेक्निक के अंदर फ्लास्क को कैसे ढूंढना है। कि हमारा लिंजू वहाँ पर खड़ा सोच रहा होता है, इसे क्या लगता है कि ये सब कुछ यहाँ पर खत्म होने वाला, अभी तो यहाँ पर मजा आने वाला है। एल्डर जाओमिंग कहते हैं इस लड़के की जो तलवारबाजी की कल्टीवेशन टेक्निक्स है वो तो बहुत ज्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ये किसी से भी कम है, मुझे तो लगता है कि एल्डर जैंग किंग के बराबर ही है। जबकि एल्डर जैंग किंग उन लोगों से कहती है तुम्हें लगता है कि ये मेरी बराबरी पर है, मुझे लगता है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, क्योंकि पूरे के पूरे हांगमैंग कॉन्टिनेंट में ऐसा तलवारबाज कोई भी नहीं होगा जिसकी तलवारबाजी कल्टीवेशन लेवल इस लड़के के बराबर हो। ये तो एक एक्सपर्ट है। मास्टर लियू भी वहाँ पर खड़े सोच रहे थे, मुझे तो लगा था कि हमारे सेंट किंग सिर्फ और सिर्फ दूर की बात को देख सकते हैं, इन्हें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, ये तो वाकई में सेंट किंग होने के लायक है। सेक्टर चीफ हमारे लिंजू से कहती है सेंट किंग चलो जल्दी से अब नीचे आ जाओ, तुम्हें और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो सोच रही होती है मुझे लगता है कि इस बंदे को सबक मिल चुका है, अब जहाँ पर तीसरी फाइट के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं भरेगा। लिंजू आगे बढ़ता है और जीसन की रिंग को उठा लेता है, जो उसकी स्टोरेज रिंग होती है, वो उसकी स्टोरेज रिंग को उठाकर अपने पास रख लेता है। कहता है अभी ये गेम खत्म नहीं हुई, तुम में से कोई और अगर फाइट करना चाहता है तो यहाँ पर आ सकता है, अगर तुम दोनों मिलकर फाइट करना चाहो तो तुम दोनों भी आ सकते हो। सभी लड़के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कहीं हमारे सेंट किंग पागल तो नहीं हो गई जी, यहाँ पर दोनों कंटेस्टेंट को एक साथ फाइट करने के लिए बुला रहे हैं, क्या इनको वाकई में लगता है कि ये दो लोगों को अकेले हरा सकते हैं? दूसरी तरफ से वो दोनों ही लड़के काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो अपने मास्टर जाओ जाओ से कहते हैं मास्टर जाओ जाओ हमें वहाँ पर जाने दें, इन्होंने हमारे दोस्त जीसन को मार दिया है, जीसन को जान से मार दिया, हमें उसका बदला लेने दें, हम जाकर इस लड़के को मार डालते हैं। मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये लड़का हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, अगर हमने इसको यहीं पर मार दिया तो फ्यूचर की प्रॉब्लम को हल कर लेंगे। एल्डर जाओ जाओ लोगों से कहते हैं बेवकूफो, यहाँ पर तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये लड़का तुम्हारी टेक्निक्स की फ्लॉज को बड़ी आसानी से पहचान सकता है, अगर तुम दोनों भी वहाँ पर जाते हो जाकर इस लड़के से फाइट करते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत भी जीसन जैसी होने वाली है, तुम भी वहीं पर ग्राउंड में तुम्हारी भी लाशें पड़ी होंगी। क्योंकि वो जल्दी से जंप करते हुए जीसन के पास चली जाती है, वो उसकी डेड बॉडी के पास जाती है और जाने के बाद कहती है मास्टर ये तो बिल्कुल बुरा है, जीसन की स्टोरेज रिंग इसके पास नहीं है, इसकी स्टोरेज रिंग गायब है। इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं इस बात का क्या मतलब है, उसके पास उसकी स्टोरेज रिंग नहीं है। तो हमारे लिन ने उस स्टोरेज रिंग को अपने हाथ में पकड़ा था और कहता है तुम लोग यहाँ पर स्टोरेज रिंग की बात कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर फाइट करोगे या नहीं करोगे। तब उसके हाथ में वो स्टोरेज रिंग को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लिंजू उनसे कहता है मैं यहाँ पर कब से खड़ा हूँ, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं सारा दिन यहीं पर अरीना के सेंटर में खड़ा रहूं? अब मुझे जल्दी से बताओ कि तुम लोग मुझसे फाइट करने वाले हो या नहीं करने वाले। चिल्लाकर उसे कहते हैं सेक्टर चीफ ये क्या बकवास हो रही है, तुम्हारे इस लड़के ने पहले हमारे एक लड़के की जान ले ली और उसके बाद अब चोरी भी कर लिया, उसके पास उसकी स्टोरेज रिंग को चोरी किया है, इससे जल्दी इसकी स्टोरेज रिंग को हमें वापस कर दो, जीसन की स्टोरेज रिंग हमें वापस दो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सेक्टर चीफ उसे कहती है पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि ये वाली स्टोरेज रिंग जीसन की है। तुम्हारा लिंजू उन लोगों से कहता है तुमने कहा कि ये वाली स्टोरेज रिंग तुम्हारे स्टूडेंट जीसन की, अगर तुम लोग मुझे ये बता दो कि इस रिंग के अंदर क्या है तो फिर मैं ये रिंग तुम्हें वापस कर दूंगा। क्यों को शायद उसके रिंग के बारे में पता होता है, वो कहती है मुझे पता है कि इसकी रिंग के अंदर क्या है, इसकी रिंग के अंदर टोटल 2 लाख ब्राइट आयरन कॉइन्स हैं। लिंजू से कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो, तुमने यहाँ पर एक तुक्का लगाया लेकिन तुम्हारा तुक्का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उसकी रिंग को एक्टिवेट करता है तो उसके अंदर से बहुत सारे लिंक्शी क्रिस्टल्स निकलना स्टार्ट होते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। हमारा लिंजू से कहता है तुमने कहा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लाख है, लेकिन यहाँ पर तो 500,000 से भी ज्यादा ब्राइट आयरन कॉइन्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली रिंग जीसन की हो ही नहीं सकती, ये वाली रिंग अब हमारी है। साथ ही हमारा लिंजू कहता है अपनी रीइंकार्नेशन के 90,000 साल में मुझे ये बात पता चल गई थी कि जीसन के रिंग के अंदर बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने अपनी रिंग के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो बाकी के सेक्टर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनने के बाद यूक्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मरे हुए जीसन की बॉडी के ऊपर पंच मारती है और कहती है बेवकूफ ब्रदर कहेंगे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रिंग के अंदर इतना ज्यादा पैसा रखा हुआ है। एल्डर चाओ चाओ हमारे लिन से कहते हैं लड़के मैं यहाँ पर तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम इस रिंग को जल्दी से जल्दी मुझे वापस कर दो, अगर तुम इस रिंग को जल्दी से मुझे वापस नहीं करते तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो अगर तुम्हें आसमान के ऊपर एक बड़ा सा फिनिक्स पंछी दिखाई देता है, फिनिक्स पंछी के ऊपर मास्टर जानजू बैठे होते हैं, जानजू जंप करते हुए नीचे उतरते हैं और कहते हैं किंग जो आपने मुझे लाने के लिए कहा था मैं वो लेकर आ गया हूँ। वो जल्दी से वहाँ पर जंप करते हैं और लिन के सामने आकर
आकर खड़े हो जाते हैं। लिन सोच रहा था ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, जैसा कि मैंने इसे कहा था कि फिनिक्स क्राई स्पीयर को लेकर आना है जो कि एक 9th लेवल का वेपन है। बहुत अच्छी बात है कि ये टाइम के ऊपर यहाँ पर पहुंच आए हैं। अब सभी कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। एल्डर जान जो इस वेपन को माया जुनजी को दे देते हैं और उसे कहते हैं मतलब वेपन वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि स्पीयर के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, वो भी रेड ह्यूमन पवेलियन वालों की। हम लोग इस रिस्ट्रिक्शन को ओपन किए बिना स्पीयर की फुल पावर को यूज नहीं कर सकते। लिन जी उनसे कहता आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस रिस्ट्रिक्शन को बड़ी आसानी से तोड़ सकता हूँ। रिस्ट्रिक्शन तोड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। साथ ही वो स्पीयर को अनशीट करता है। स्पीयर को अनशीट करने के बाद ग्राउंड के ऊपर फेंकता है तो जबरदस्त धमाका होता है। जो ये कहता है ये स्पीयर तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो स्पीयर की नोक के ऊपर एक सील लगी होती है, उस सील को सिर्फ और सिर्फ रेड ह्यूमन पवेलियन के लोग ही अनलॉक कर सकते हैं। तो जाओ जब इस स्पीयर को देखते हैं तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये वाला स्पीयर तो हमने अपने लिए बनवाया था, फिर ये स्पीयर इन लोगों के पास कैसे आ गया? ये वाला स्पीयर तो रिफाइनिंग क्लैन वालों ने हमारे रेड ह्यूमन पवेलियन के लिए गिफ्ट के तौर पर बनाया था और वो ये गिफ्ट के तौर पर आज हमें देने वाले थे। मैं यहाँ पर इस गिफ्ट को लेने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले यहाँ पर इन लोगों से आकर फाइट कर लेते हैं, थोड़ा मजा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा लिंजोई कैसे स्पीयर के ऊपर से सील को हटाने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेशन के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर जानजू लिंजुई के कहे के मुताबिक 9th लेवल के स्पीयर को लेकर वहां पर एंट्री मारते हैं और लिंजुई इस वेपन को अपने हाथ में पकड़ता है। उसके ऊपर एक सील लगी होती है जो कि रेड ह्यूमन पवेलियन के नाम से होती है। तो जाओ जाओ कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये वाला स्पीयर तो हमें मिलने वाला था। मैं इसी स्पीयर को लेने के लिए तो आज यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले यहाँ पर आकर फाइट कर लेते हैं, कुछ मजा कर लेते हैं, उसके बाद स्पीयर को लेकर वापस चले जाएंगे। ये वाला स्पीयर तो इनके हत्थे चढ़ गया है, लेकिन ये लोग इसके ऊपर सील को कैसे हटाएंगे? तो हमारा लिंजुई अपने पास एक बैज निकालता है जो कि उनके रेड ह्यूमन पवेलियन का बैज होता है, एक स्टूडेंट बैज। देखने के बाद एल्डर जाओ जाओ और भी हैरान होते हैं और कहते हैं इस लड़के के पास रेड ह्यूमन ऑर्डर कहां से आ गया? इस लड़के को कैसे पता है कि हम लोग इस रेड ह्यूमन ऑर्डर को यूज करते हुए स्पीयर के ऊपर से सील को हटा सकते हैं? ये वाला रेड ह्यूमन ऑर्डर तो हमारे जीजेन की रिंग के अंदर से मिला होगा। लिंजोई कहता है रिफाइनिंग क्लैन वाले रेड ह्यूमन पवेलियन के लोगों को खुश करने के लिए यहाँ पर ये वाला गिफ्ट उनको देने वाले थे, इसी वजह से उन्होंने इसके ऊपर एक सील लगाई हुई थी, रेड ह्यूमन क्लैन की सील, जिसको सिर्फ और सिर्फ रेड ह्यूमन ऑर्डर की मदद से हटाया जा सकता है। ये सारे का सारा मैंने पहले से प्लान किया हुआ था। मुझे पता था कि उन लोगों के पास स्पीयर है, वो तुम्हारे लिए बना रहे हैं और उसके पास सील भी लगी हुई है। इसी वजह से मैंने मास्टर यांजू को वहां पर पहले भिजवा दिया ताकि वो स्पीयर को लेकर आ सके। उसके बाद तुम अपने डिसाइपल्स को लेकर यहाँ पर चले आए ताकि मुझे ये वाली सील भी मिल सके। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम खुद से यहाँ पर इस रेड ह्यूमन पवेलियन ऑर्डर को मेरे पास लेकर आए, जिसकी मदद से मैं सील को हटा सकता हूँ। तो साथ ही वो सील को तोड़ता है और सील को तोड़ने के बाद उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसे वो स्पीयर के ऊपर डाल देता है। स्पीयर के ऊपर डालने के बाद जो सील होती है रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। हमारा लिंजू इस वेपन को अपने हाथ में पकड़ते हुए सामने की तरफ रिलीज करता है तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ये देखकर तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये स्पीयर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और देखते ही देखते स्पीयर के ऊपर जो सील लगी होती है वो खत्म हो जाती है। सील के खत्म होने के बाद हमारा लिंजू कहता है एल्डर लियू, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें एक नया वेपन देने वाला हूँ, ये लो, ये एक 9th लेवल का वेपन है जो तुम्हारे लिए है, इसको यूज करो। और वो उसकी तरफ फेंक देता है। एल्डर लियू जो कि एक स्पीयर यूजर है, वो स्पीयर को अपने हाथ में पकड़ते हैं और कहते हैं सेंट किंग आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे वो स्पीयर को अपने हाथ में पकड़ता है तो स्पीयर के अंदर से फिनिक्स निकलता है जो कि फायर से बना होता है और बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो सेक्टर चीफ कहती है लगता है कि स्पीयर ने अपने मास्टर को चूज कर लिया है, उसने अपने मास्टर को पहचान लिया है कि इसका मास्टर कौन है। मास्टर लियू भी अपने अंगूठे के ऊपर कट लगाते हैं और अपने ब्लड को स्पीयर के ऊपर लगाते हैं ताकि वो उसे अपना मास्टर मान सके। तो जैसे ही वो स्पीयर के साथ उसका बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाती है, के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है। मास्टर लियू अपने स्पीयर से कहते हैं तो आज के बाद मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, हर फाइट में मेरा बहुत ज्यादा साथ देना। एल्डर जाओ जाओ सोच रहे होते हैं मुझे सबसे पहले टूल रिफाइनिंग सेक्टर में जाना चाहिए था और वहाँ पर जाने के बाद अपने स्पीयर को लेना चाहिए था। वैंगसियन क्लैन के लोग तो ये बहुत ज्यादा होशियार निकले। इन लोगों ने जहाँ पर ये सारा कुछ प्लान किया हुआ था और इन्हें बड़ी आसानी के साथ हमारे हाथ से हमारी चीजें छीन ली हैं। एल्डर डीजेंग और एल्डर जामिंग दोनों एक दूसरे के साथ लिपट कर कहते हैं मुझे लगता है कि आज के बाद हमें भी सेंट किंग के साथ अच्छे से पेश आना होगा। क्या पता खुश होने के बाद वो हमें भी यहाँ पर इस तरह का एक पावरफुल 9th लेवल का वेपन दे दे। आज के बाद का हमारा मिशन है कि हमें उनके साथ बहुत ही प्यार से पेश आना है। लियू अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं ना कहते हैं अब अगर यहाँ पर एल्डर जाओ जाओ खुद भी मुझसे फाइट करना चाहे तो मैं उनको भी हरा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है, मेरा वेपन बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो एल्डर लियू आगे बढ़ते हैं लिन से कहते हैं क्या आपको यहाँ पर मेरी हेल्प की जरूरत है? अगर आप चाहो तो मैं इन सभी लोगों को सिर्फ एक ही झटके में मार सकता हूँ। मास्टर लॉन्ग लिन भी इसे कहते हैं हाँ यहाँ पर मैं भी फाइट करने को रेडी हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं भी फाइट करूंगा। बात सुनने के बाद एल्डर जाओ जाओ कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये सभी लोग तो यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। लिन उन दोनों को वहीं पर रोक देता और कहता है नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये लोग शायद
से जाने वाले हैं। साथ ही हमारा लिन उन लोगों को धमकी भी दे देता है। वो उनसे कहता है दोबारा हमारे वैंगजियान क्लैन को ढूंढने की कोशिश भी मत करना, यहाँ पर हमारे करीब भी मत आना। अगर तुमने इस बारे में सोचा भी तो तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी, इतनी ज्यादा बुरी हो जाएगी कि तुम्हारा रेड हेवन पवेलियन जो बचेगा ही नहीं। एल्डर जाओ जाओ उसे कहते हैं मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा, मुझे ये बताओ क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तुम्हारा लिन उसे कहता है नहीं, तुम मेरा नाम जानने के लायक नहीं हो, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। एल्डर जाओ जाओ बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने के बाद अपने बचे हुए 3 डिसाइपल और एक डिसाइपल की लाश लेकर वहाँ से वापस की तरफ निकल जाते हैं, जबकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं सेंट किंग वाक में बहुत ही महान इंसान है, इन्होंने हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फाइट को जितवा दिया। सेक्टर चीफ आगे बढ़ती है और लिन से कहती है लगता है कि तुम्हें टूल रिफाइनिंग सेक्टर वालों के बारे में पहले से पता था कि वो लोग स्पीयर बना रहे हैं। हमारा लिन उसे कहता है तुम्हें ये सब के बारे में मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एल्डर जानजू की जाकर तारीफ करो, क्योंकि उन्हें इस सेक्टर के बारे में पहले से पता था। ये सब कुछ तो उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया है। जानजू वहाँ पर सोच रहे होते हैं ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लगता है कि ये मेरे और किंजी के रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ऊपर से ये दोनों इस तरह बात करें, मुझे लगता है कि इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप कोई ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे डीमन सी लैंड का जो मकसद है वो बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। मैं इस मिशन को पूरा नहीं कर सका तो हमारे एनवॉय इस मिशन को जरूर पूरा करेंगे। सेक्टर चीफ उसे कहती है एल्डर जानजू आपने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा काम किया है, आपके अचीवमेंट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि आपके मेरिट्स के मुताबिक आपको रिवार्ड दिया जाएगा। आप मुझे बताएं कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही वो सोच रही होती है कि लिन जो चाहता है कि मैं एल्डर जानजू के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आऊं ताकि मैं मदद करूं उसको यहाँ पर छुपे रहने में और उसे लगे कि यहाँ पर उनके ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं। सुप्रीम एल्डर जानजू से कहते हैं सेक्टर चीफ आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, हमारे सेक्टर की जो प्रॉब्लम है वो मेरी भी प्रॉब्लम है। साथ ही वो सोच रही होती है मुझे इस बात के ऊपर भरोसा करना ही होगा कि सेंट किंग ने मुझे वो एंटीडोट दी थी, मुझे लगता है कि यही डीमन सी लैंड से आया हुआ एनवी है, मुझे इसके ऊपर हर बात के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, यही मुझे अचीवमेंट्स दिलवाएगा। हमारा लिन जी इन लोगों से कहता है ये वाली सिचुएशन यहाँ पर तो सेटल हो चुकी है, लेकिन ये मसला भी बहुत ज्यादा बड़ा है। वो सभी एल्डर से कहता है सभी एल्डर्स मेरे साथ आओ, मुझे तुम लोगों के साथ कुछ बहुत ही जरूरी बातें डिस्कस करनी है। वो उन सभी को लेने के बाद अंदर रूम के अंदर चला जाता है। मेन हॉल के अंदर जाने के बाद अपने पास एक पेपर निकालता है, पेपर के अंदर कुछ चीजें लिखता है। वो एक लिस्ट बनाकर उन लोगों से कहता है मैं चाहता हूँ कि होंगमेंग बैटल के स्टार्ट होने से पहले तुम सभी लोग इन चीजों को ढूंढकर मेरे लिए लेकर आओ। इसके ऊपर कुछ स्पेशल चीजें लिखी हुई है, वो सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन तुम्हें वो लेकर आनी होंगी, इतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अच्छा है। तुम इन सभी चीजों को ढूंढकर मेरे पास ले आना, चलो जल्दी से इस लिस्ट को देख लो। तो वो लोग इस लिस्ट को उठाते हैं और उसके ऊपर जो चीजें लिखी होती हैं उनको देखते हैं और कहते हैं कि मास्टर जहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ हम वो सभी चीजें आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। उन सभी के वहाँ से चले जाने के बाद सेक्टर चीफ से कह दिया लगता है कि तुमने यहाँ पर फिर से कोई नया आइडिया सोचा है, बताओ तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, कि तुमने यहाँ पर ये सारी स्पेशल चीजें क्यों मंगवाई है। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल बेकार है, तुम्हारे लिए किसी भी काम की नहीं है। तो लीन उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब टाइम आएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ये सारी चीजें क्यों मंगवा रहा हूँ। साथ ही वो उसे कहता है एक और बात, मैं अपने साथ जियांची को लेकर क्लियर पॉइंट में जाने वाला हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज तो नहीं है। वो उसे कहती है लेकिन तुम उस छोटी जियांची को अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि वो भी बहुत ज्यादा छोटी है। लीन आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि वो बहुत ज्यादा छोटी है, तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रही हो कि वो छोटी है, तुम यहाँ पर किस सेंस में बात कर रही हो। सेक्टर चीफ उसे कहती है मैं यहाँ पर किसी और बारे में बात कर रही हूँ। तो हमारा लीन उसकी चेस्ट की तरफ देखते हुए उसे कहता है हाँ ये बात तो वाकई में ठीक है कि वो काफी ज्यादा छोटी है और उसके छोटे भी हैं, लेकिन फिर भी क्या करे, जो उसकी जरूरत है इसी वजह से मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। सेक्टर चीफ उसकी बात सुनने के बाद शर्म के मारे लाल हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है जाओ जाओ दफा हो जाओ जहाँ से, उसे अपने साथ लेकर जहाँ जाना है वहाँ पर चले जाओ, तो तुम यहाँ से अभी नहीं जाते तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। तो नेक्स्ट सीन में क्लियर पॉइंट का दिखाया जाता है। हमारा लिंजू जियांची को अपने साथ लेता है, क्लियर पॉइंट में चला जाता है। लिंजू से कहता है मैं कल्टीवेशन करने के लिए क्लियर पॉइंट के अंदर जाने वाला हूँ, तुम यहीं पर रहना और जहाँ पर मेरा ध्यान रखना, क्योंकि अगर मेरे पर कोई खतरा आता है तो मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। जियांची से कहती है ठीक है मास्टर, मैं यहीं पर रहूंगी और आपकी रक्षा करूंगी, अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको जरूर बचाऊंगी। लिंजू जल्दी से पानी के अंदर चला जाता है। जब वो पानी के अंदर जाता है तो वहाँ पर जीजी पहले से मौजूद होती है। वो उसे कहता है जीजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जीजी आगे बढ़ती है और उसे कहती है मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर अपने जख्मों को हील करने के लिए और कल्टीवेट करने के लिए क्लियर पॉइंट में आने वाले हो, तो मैं भी जल्दी से यहाँ पर चली आई ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। हमारा लीन उसे कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से आई हो कि तुम्हें मेरे ऊपर शक था कि मैं जियांची को अपने साथ लेकर आया हूँ, कहीं मैं तुम्हारे बैट्समैन के साथ कुछ और न कर दूं। जीजी उसे कह दिया नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, मुझे पता है कि तुम मेरे अलावा किसी के साथ भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। वो उसे कहती है मैंने सुना है कि आज तुमने रेड हेवन पवेलियन के एल्डर को एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाया है और उन लोगों को डरा कर भगा दिया है। तब से तुम हमारे वैंगजियन क्लैन में एंटर हुए, तब से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छे से बढ़ती जा रही है, तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। लीन से कहता है तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी नजर में मैं किस तरह ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। प्रिंसेस जीजी आगे बढ़ती है और उसे किस करते हुए कहती है तुम तो हर एक चीज में अच्छे हो। और साथ ही वो लोग वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं और गप्पे लगाते हैं। थोड़ी देर वहाँ पर बैठने के बाद जीजी से कहती है अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। जीजी के वहाँ से चले जाने के बाद लीन वहीं पर पानी के अंदर ही लेट जाता है और कहता है चलो अब यहाँ पर टाइम आ चुका है, मैं यहाँ पर उन सारे के सारे क्रिस्टल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हूँ कि उस लड़के जीजैन की रिंग
के अंदर से मुझे मिले हैं। हमारा लिन उसी पानी में बैठकर उस रिंग को एक्टिवेट करता है, उसके अंदर से वो सारे के सारे क्रिस्टल्स को बाहर निकालता है, उन क्रिस्टल्स को पानी के अंदर फेंक देता है। पानी के अंदर वो सारे क्रिस्टल्स गिरने के बाद उनकी एनर्जी पहले से बढ़ जाती है और हमारा लिन उन सभी की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगा है। उन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है, सारे क्रिस्टल वहाँ पर एनर्जी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, हमारे लिन की बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब वो सारे के सारे उसकी बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं तो हमारा लिन यहाँ पर फोर्सफुली अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने की कोशिश करता है। जब भी यहाँ पर फोर्सफुली कोई भी अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने की कोशिश करता है तो आसमान के ऊपर से थंडरबोल्ट्स उसके ऊपर गिरते हैं। लिन कहता है लो आ गया, आसमान के ऊपर से डिवाइन ट्रैबुलेशन मेरे ऊपर गिरने वाली है। तो आसमान के ऊपर से काफी सारी ठंडा इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिन की बॉडी के ऊपर गिरने वाली है, जबकि हमारा लिन यहाँ पर क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है, यानी कि वो ब्रेक थ्रू करने की स्टेज में है। जियांजी को भी ये महसूस हो जाता है। जियांजी कहता है लगता है कि ठंडा क्लैमिटी मास्टर के ऊपर गिरने वाली है, मुझे सेंट किंग को बचाना होगा। तो जियांजी जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ती है। वो अपनी स्वर्ड डेरिवेटिव स्वर्ड टेक्निक के 10th फॉर्म को यूज करते हुए उस इलेक्ट्रिसिटी को वहीं पर रास्ते में ब्लॉक करने की कोशिश करती है ताकि वो हमारे लिंजुई के ऊपर ना गिरे। जैसे ही वो अटैक को उस इलेक्ट्रिसिटी के साथ टकराती है तो उसी वक्त वो खुद भी पीछे की तरफ गिर जाती है। पर मास्टर लॉन्गलिन को भी दिखाते हैं जो कि दूसरी तरफ दूर खड़े ये देख रहे होते हैं और कहते हैं ये क्या आसमान के ऊपर से ठंडर क्लैमिटी क्यों गिर रही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई जहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, लगता है तो ऐसा है जैसे हमारे सेंट किंग यहाँ पर फोर्सफुली अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्टर चीफ को भी यहाँ पर कुछ महसूस होता है। सेक्टर चीफ कहती है यहाँ पर बहुत ही पावरफुल ठंडक क्लैमिटी गिरी है, यानी कि ठंडर इलेक्ट्रिक बोर्ड नीचे की तरफ गिर रहे हैं। लगता है कोई रीइंकार्नेशन राम में ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर रहा है। जियांजी ने यहाँ पर अपना काम पूरा कर दिया, उस ठंडर इलेक्ट्रिसिटी को वो थोड़ा बहुत ब्लॉक करती है, जबकि बाकी की सभी को हमारा लिंजुई अपने हाथ को ऊपर उठाकर उसको ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद वो सामने की तरफ देखता है कि जियांजी ऊपर से नीचे की तरफ गिरी है। वो जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है, जियांजी को कैच करते हुए वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर बिठा देता और कहता है तुम ठीक हो। जी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। लिन उसे कहता है आप यहाँ पर चुपचाप मेरे सामने बैठ जाओ, मैं यहाँ पर इसी ठंडर क्लैमिटी को यूज करते हुए तुम्हें भी ब्रेक थ्रू करवाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वर्ड कल्टीवेशन में एक और ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करो, तो हम दोनों को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फायदा हो। उसे वहीं पर अपने सामने बिठा लेता है और साथ ही अपनी एनर्जी को भी उसकी बॉडी के अंदर इम्ब्यूट कर रहा होता है ताकि उसे ब्रेक थ्रू करवा सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई एक और ब्रेक थ्रू करता है, इसकी वजह से आसमान के ऊपर से फिर से थंडरबोल्ट्स उसके ऊपर गिरते हैं, लेकिन इस बार वहाँ पर काफी मास्टर्स होते हैं उसको बचाने के लिए। तो वो सारे मास्टर्स ठंडर इलेक्ट्रिसिटी के साथ निपटते हैं, जिससे हमारा लिंजुई आसानी से ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लेता है। ठंडर क्लैमिटी के खत्म होने के बाद इंस उनसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर रहकर इस ठंडर क्लैमिटी के साथ निपटना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारी अपनी कल्टीवेशन में काफी इंप्रूवमेंट्स आएंगी। मुझे फिलहाल के लिए कुछ और काम करने के लिए जाना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सभी लोग यहीं पर रहो, यही काम करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। वो सभी लोग उसे कहते हैं मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम सभी लोग यहीं पर रहकर कल्टीवेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लिन फिर से क्लियर पॉइंट के अंदर चला जाता है। क्लियर पॉइंट में जाने के बाद सेक्टर चीफ भी उसके पास ही होती है। वो जाकर सेक्टर चीफ की बॉडी के अंदर दोबारा से एनर्जी को इम्ब्यूट कर रहा होता है, क्योंकि उसने उसे वादा किया था कि वो उसको ठीक करेगा, उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने में उसकी मदद भी करेगा। सेक्टर चीफ उसे कहती है तुमने यहाँ पर फिर से एक बहुत ही बड़ा कमोशन किया है, यानी कि दोबारा से आसमान के ऊपर से थंडरबोल्ट्स गिरे थे, सभी लोगों ने इसे देखा है। लिन उसे कहता हाँ मुझे पता है, मैंने वहाँ पर मास्टर लियो के पास से इसका वेपन लिया था और उस वेपन को यूज करके मैंने उसकी एनर्जी को सोख लिया, जिसकी वजह से मेरे पर थंडरबोल्ट्स गिरे, क्योंकि मैं ब्रेक थ्रू कर रहा था। सेक्टर चीफ उसे कहती है मैंने सुना है कि नाइट किंग सिटी में बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है, सिर्फ 2 दिन में। मुझे लगता है कि अगर तुम वहाँ पर जाते हो तो वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा मिल सकता है जो तुम्हारे काम आ सके। ऑक्शन में हमेशा ऐसी चीजें लाई जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा रेयर होती हैं। लिन उसे कहता है नाइट किंग सिटी वो तो कमर्शियल कैपिटल है पूरे कॉन्टिनेंट का, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा से बहुत ही हाई रैंक के नोबल्स जाते रहे हैं। बहुत सारे हाई रैंक के जितने विजिटर्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं और उस ऑक्शन में तो स्पेशली हिस्सा लेते हैं। मुझे ये बताओ कि इस बार वहाँ पर उस सिटी के अंदर नया क्या है, इस बार वहाँ पर ऑक्शन में क्या आने वाला है। तो सेक्टर चीफ उसे कहती है मुझे ये पता चला है कि इस बार जो ऑक्शन होने वाली है उस ऑक्शन की जो फाइनल आइटम होगी वो एक मिस्टीरियस बीस्ट का एग होने वाला है। उस एग के अंदर पता नहीं क्या है, किसी को भी पता नहीं है। ऑक्शन हाउस को भी इस बारे में नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता कि वो अंडा किस चीज का है, लेकिन उसके अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से उन्हें लगता है कि ये बहुत ही स्पेशल एग है। उसे कहता है तो ये सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही उसे पूछता है मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तुम्हारी ट्रेजरी में कुछ ना कुछ पैसा तो होना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर काफी सारी शॉपिंग करने वाला हूँ। वो उसे कहती है मुझे लगता है कि हमारे पास तकरीबन 100 मिलियन तो होंगे, तो वाकई में उस ऑक्शन में जाकर हिस्सा लेने वाले हो। लिन कहता हाँ मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, मुझे जाकर देखना पड़ेगा कि इस बार वहाँ पर क्या स्पेशल है और मुझे वहाँ से क्या स्पेशल मिल सकता है। मैं सिर्फ इस वजह से नहीं जा रहा कि तुमने मुझे यहाँ पर बताया है, बल्कि मैं पहले भी वहाँ पर जाना चाहता था। मुझसे वहाँ पर कुछ ऐसी चीज मिलने वाली है जो कि मेरे पपेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे अपने पपेट के लिए इंप्रूवमेंट्स के लिए वो चीज चाहिए। इसके अलावा हम लोग बहुत ही जल्दी हॉन्गमैंग टूर्नामेंट को जीतने वाले हैं, तो उसको जीतने के बाद हमें डाउ रिवर की चाबी भी तो चाहिए होगी ताकि हम लोग उसके अंदर जा सके। सेक्टर चीफ उसे कहती है हॉन्गमैंग टूर्नामेंट को जीतने के बाद हमें डाउ रिवर में जाने का मौका तो वैसे मिल जाएगा। फिर तुम यहाँ पर कौन सी चाबी की बात कर रहे हो, कौन सी चाबी है जो कि डाउ रिवर की है?
डाउ रिवर की तो कोई चाबी होती ही नहीं है, हम लोग रिवर में जाएंगे, जाकर कल्टीवेट करेंगे, हम लोग इस टूर्नामेंट को जीत जाते हैं। हमारा लिन जो इसे कहता है इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद जिस डाउ रिवर में हमें जाने का मौका मिलेगा वो तो डाउ रिवर की सिर्फ और सिर्फ ऊपरली लेयर है। उस ऊपरली लेयर में जाने से हमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसके नीचे एक डेंस की लेयर है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहाँ पर जाएंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। ऊपर जाने के लिए हमें एक चाबी की जरूरत पड़ेगी। लिन उसे बताता है कि डाउ रिवर का सीक्रेट क्या है। वो उसे बताता है कि डाउ रिवर के नीचे एक डेंस की लेयर है। उस डेंस की लेयर के अंदर एक इंसान है। वो इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है और सारी पावर्स उसी की बॉडी से निकल रही है। फिर इस वक्त वो मरने की कगार पर है, बहुत ही जल्दी मरने वाला है। इसका मतलब यह है कि ये वाले टूर्नामेंट के बाद डाउ रिवर की एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये आखिरी टूर्नामेंट और सभी के लिए आखिरी चांस है। जो भी उस डाउ रिवर में जाएगा उसी को उसकी लेगेसी की पावर्स मिल जाएंगी। चैप्टर चीफ उसे कहती है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? डाउ रिवर के नीचे एक और लेयर है और उस लेयर के अंदर एक आदमी है जो कि अभी तक जिंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता है? लिन उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। दिमाग के अंदर इतने ज्यादा सीक्रेट्स हैं कि तुम इनके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकती। वो उसे कहता है मैं यहाँ पर रेडी होने वाला हूँ ताकि मैं नाइट किंग सिटी में जा सकूँ। तो चीफ उसे कहती है अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम नाइट किंग सिटी में अपने साथ किसको लेकर जाने वाले हो? तुम्हें वहाँ पर किसी न किसी की जरूरत तो पड़ेगी। लिन उसे कहता है नहीं मैं वहाँ पर अकेले जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद मेरे काफी सारे पुराने दोस्त हैं जिनसे मैं मिलने वाला हूँ। यहाँ से किसी को लेकर जाने का कोई फायदा नहीं है। और साथ ही उसे कहता है मेरी एब्सेंस में मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करो और मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने आप को ट्रांसेंडेंट फॉर्म में पहुंचा देना। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काफी होगा। जितना ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज्यादा हमारा सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा। इस बार का टूर्नामेंट पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में पता है कि इस बार का जो टूर्नामेंट है वो आखिरी टूर्नामेंट होने वाला है। उसके बाद में डाउ रिवर से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो नेक्स्ट सीन में शिप का दिखाया जाता है। लिन तैयारी कंप्लीट करने के बाद अपनी फ्लाइंग शिप के पास आकर खड़ा होता है और एल्डर उसे गुड बाय बोलने के लिए वहाँ पर आते हैं। उन्होंने फिर से उनसे कहता है कि मैंने तुम सभी को तरीके बता दिए अपनी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के, और तुम सभी को उन्हीं तरीकों को फॉलो करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। जब मैं यहाँ पर वापस आऊँ तो मैं तुम सभी की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव होता हुआ देखूं। और सभी लोग उसे कहते हैं सेंट किंग आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा आपने कहा हम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाएंगे। हम लोग यहाँ पर आपको सेफ जर्नी की दुआ देते हैं। हमारा लिन जल्दी से अपने जहाज के ऊपर बैठ जाता है और जहाज उड़ना स्टार्ट करता है। पर हमारा लिन जब उड़ता हुआ जा रहा होता है तो रास्ते में डीमन सी लैंड के ऊपर से भी गुजरता है, जहाँ पर उस सील के अंदर मास्टर सुमेरो को कैद करके रखा गया है। अपनी लास्ट लाइफ में जब हमारा लिन जो रीइंकार्नेशन साइकिल में था तब उसने मास्टर सुमेरो को एक बार बचा लिया था, लेकिन क्योंकि उसका रीइंकार्नेशन साइकिल फिर से रिस्टार्ट होता है तो इसी वजह से मास्टर सुमेरो अभी तक वहीं पर कैद है। तो लिन जो ही कहता है अगली बार मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा और तुम्हें आकर इससे जरूर आजाद करवा लूंगा। अब मेरा रीइंकार्नेशन साइकिल खत्म हो चुका है, तो अगर इस बार मैंने तुम्हें आजाद करवाया तो तुम वाकई में आजाद हो जाओगी। लेकिन तुमने मुझे जो स्पेशल टेक्निक सिखाई थी, तुम्हारी ये वाली टेक्निक ग्रेट सन डाउ मेथड, वो काफी ज्यादा स्पेशल है। हमारा लिन वहीं पर खड़े खड़े अपनी ग्रेट सन डाउ टेक्निक को रिलीज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से पिंक कलर की फ्लेम्स निकलती है। वो कहता है ये ग्रेट सन डाउ मेथड एक बॉडी रिफाइनिंग मेथड है, इससे मैं अपनी बैटल बॉडी को प्रमोट कर सकता हूँ। तो वो वहीं पर खड़े खड़े एनर्जी को रिलीज कर रहा था। जब वो फायर एनर्जी को रिलीज करता है तो वो फायर उसकी शिप को लग जाती है, तो उसकी लकड़ी की शिप उसी की फायर के साथ जलना शुरू कर देती है। लिन कहता है मुझे तो ये ध्यान नहीं रहा कि मैं अपनी फ्लाइंग शिप में हूँ, अब मैं क्या करूँ? मैं तो यहाँ से काफी ज्यादा ऊंचा भी हूँ, अभी तक नाइट किंग सिटी तक पहुंचा भी नहीं हूँ। लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी और की वारशिप को ढूंढना होगा जिसके साथ मैं यहाँ से ट्रैवल करते हुए नाइट किंग सिटी में पहुंच सकूँ। शिप के ऊपर से वहीं पर ऊपर से जंप लगा देता और कहता है मैं लगता है कि मैं काफी 1000 फीट ऊपर हूँ, मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाऊँ तो शायद मुझे नीचे कोई शिप मिल ही जाए जो कि उस तरफ जा रही हो, यानी नाइट किंग सिटी की तरफ जा रही हो। तो वो ऊपर से नीचे की तरफ जब गिर रहा होता है तो वहाँ पर उसे नीचे एक शिप दिखाई देती है। उस शिप के ऊपर कुछ लोग होते हैं जो कि आमने सामने खड़े होते हैं। लिन कहता है तो मुझे एक शिप मिल गई है। लिन सीधा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था और उनसे कहता है हेलो मेरा नाम लिन जोई है, मेरी वारशिप में हादसा हो गया है जिसकी वजह से अब मैं तुम लोगों की वारशिप के ऊपर राइड करने वाला हूँ। नाइट किंग सिटी में जाना है, क्या तुम लोग मुझे नाइट किंग सिटी में छोड़ दोगे? तो वो वहाँ पर जब लैंडिंग करता है तो वहाँ पर सामने गुंडे टाइप का एक बंदा आता है। वो उसे कहता है नो वे, हम तुम्हें यहाँ पर शिप के ऊपर राइड नहीं देंगे, जहाँ से दफा हो जाओ। फिर वहाँ पर लैंडिंग करने के बाद उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम इस वारशिप के ओनर हो, लेकिन क्या तुम यहाँ पर मुझे राइड नहीं दे सकते? आप इतने में रूडली बात करने की क्या जरूरत है? तो वहाँ पर साइड के ऊपर जो लड़की खड़ी होती है वो उसे कहती है नहीं ये वारशिप के ओनर नहीं है, बल्कि इस वारशिप के ओनर तो मैं हूँ, ये लोग तो हमें लूटने के लिए आए हैं। हमारा लिन उसकी तरफ देखता है और उस लड़की से कहता है अच्छा तो तुम इस वारशिप की ओनर हो, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद चाहिए? अगर तुम चाहो तो मैं इन बैंडिट्स को मार सकता हूँ, इनको उठाकर शिप से बाहर फेंक सकता हूँ। हमारा लिन उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है ये तो मेरी पुरानी कॉमरेड लू जीजू है। मिस लू भी यहाँ पर हमारे लिन को देखने के बाद उसे कहती है यंग मास्टर आप पता नहीं आसमान के ऊपर से गिरे, मुझे लगता है कि आपका कल्टीवेशन बेस काफी ज्यादा होगा, अगर आप यहाँ पर मेरी हेल्प करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अपनी वाला बैंडेड चिल्लाकर उसे कहता है लड़की तुम यहाँ पर किसी ऐसे बंदे से मदद मांग रही हो जिसे तुम जानती नहीं हो, तुम मरना नहीं चाहती तो अपना मुंह बंद करके चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो। हमारा लिन उसे कहता है मेरे तो मरने की ख्वाहिश है, तुम में से कौन है जो यहाँ पर आकर आगे बढ़कर मुझे मारना चाहेगा? चलो जल्दी से और मुझे मार कर दिखाओ। जो मेन बैंडेड होता है वो उसे कहता है मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हें फ्लाइंग क्लाउड सेक्टर की कॉमरेड शिप के बारे में पता है, मैं उनका वाइस कैप्टन हूँ। हम लोग यहाँ पर अपना काम करने के लिए आए हुए हैं, तुम्हें यहाँ पर हमारे काम में टांग अड़ाने की जरूरत
नहीं है। आज तुम हो कौन, यहाँ पर क्यों बीच में आ रहे हो? तो मार्लिन वहीं पर खड़े खड़े ग्रेट सन डाउ टेक्निक को यूज करते हुए फायर को रिलीज करता है, उसकी बॉडी के ऊपर आग लगा देता है और उससे कहता है एक मरने वाले इंसान को मेरा नाम बताने का क्या फायदा। तो वो आग जब उसकी बॉडी के ऊपर लगती है तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। बैंडेड बॉस जो होता है उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर आग के साथ कवर हो जाती है और चिल्लाते चिल्लाते वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और गिरने के साथ ही उसकी बॉडी जल जाती है और वो कहता है मैन प्लीज जल्दी से रुक जाओ, तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें जो मुझसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। उसे कहता है नहीं मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम मुझे कुछ भी दे नहीं सकते। और इसी के साथ उसकी बॉडी वहीं पर जल जाती है और वो मर जाता है। क्योंकि जो उसके साथी होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से भागो। तो मार्लिन वहीं पर अपनी फायर को यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर भी फायर से लगा देता है, जिससे वो दोनों भी वहीं पर चलाते हुए नीचे गिर जाते हैं और वो दोनों भी जलकर खाक हो जाते हैं। लिन कहता है तुम सभी लोगों को भी तो यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। फिर वो आगे बढ़ता है और जाकर बॉस की रिंग को उठा लेता है। तो मिस लू काफी ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है यंग मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो लिन उसे कहता है तुम्हारा बहुत ज्यादा वेलकम, ये तो सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे जिन लोगों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कहता है क्या मैं इन लोगों की स्टोरेज रिंग्स ले सकता हूँ? लू उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम इन सभी की स्टोरेज रिंग्स रख सकते हो। वो अपने साथियों से कहती है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, यंग मास्टर की मदद करो, इन लोगों की स्टोरेज रिंग्स उठाकर यंग मास्टर को दे दो। तो वो लोग भागते हुए जाते हैं और उसकी स्टोरेज रिंग्स उठाकर हमारे लिन को दे देते हैं। यंग मिस हमारे लिन से कहती है यंग मास्टर यही वो रिंग्स हैं जो आपको चाहिए थी, ये ले आप इन रिंग्स को रख सकते हैं। तो लिन उसके पास से वो सारी रिंग्स ले लेता है और उसे कहता है लिन उसे कहता है मिस लू क्या तुम ऑक्शन की तरफ जा रही हो? मुझे भी नाइट किंग सिटी में जाना है। लिन सोच रहा होता है जब से मैंने अपने रीइंकार्नेशन साइकिल को छोड़ा है यहाँ पर काफी कुछ चेंज हो चुका है, लास्ट टाइम ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ था। लू से कहती है हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास इतने ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग इस ऑक्शन में जा सके। ये वाली ऑक्शन तो सेंचुरी में सिर्फ एक बार होती है और वहाँ पर बहुत सारी रेयर आइटम्स लाई जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लोग वहाँ पर लाई जाने वाली सबसे लो क्वालिटी के आइटम को भी खरीदने के काबिल है क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ऊपर से इस ऑक्शन में बहुत ही पावरफुल लोग आने वाले हैं। साथ ही वो सोच रही होती है इस लड़के को मेरा नाम कैसे पता है। वक्त वहाँ पर साइड के ऊपर से एक छोटा लड़का निकलता है, वो उसे कहता है बिग ब्रदर क्या तुम कैसे हो? पता नहीं ये लड़का है या फिर लड़की है। तो वो वहाँ पर बाहर निकलने के बाद हमारे लिंजू से कहता है कि तुम तो बहुत हैंडसम हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मिस लू चलाकर उसे कहती है शानियर तुम यहाँ पर क्या खा रहे हो? तुम हमारे यंग मास्टर को इस तरह तंग नहीं कर सकते, उन्हें आराम करने दो। लिन उसे कहता है यंग मिस लू तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी नाइट किंग सिटी में पहुंचने में काफी टाइम लगने वाला है, तो मुझे फिलहाल के लिए यहाँ पर किसी न किसी के साथ तो खेलना पड़ेगा। ठीक है लड़के तुम आ जाओ। लिन उसे अपनी तरफ बुलाता और कहता है अच्छा ठीक है चलो आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस बच्चे को भी यहाँ पर मिलने वाला हूँ, ताकि नाइट किंग सिटी की ये वाली ट्रिप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे लिंजुई की अपनी शिप तबाह हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे की तरफ जंप लगाता है और एक दूसरी शिप के ऊपर चला जाता है। वहाँ पर कुछ बैंडिट्स होते हैं जो कि शिप के ओनर को लूट रहे होते हैं। तो हमारा लिंजुई वहाँ पर उतरने के बाद उन बैंडिट्स को मार देता है और उनकी रिंग्स भी ले लेता है। यहाँ पर जो लड़की होती है हमारा लिन उसको पहले से जानता होता है, उसका नाम मिस लू होता है, उसके साथ एक छोटा लड़का भी होता है। तो वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है ब्रदर क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? तो हमारा लिन उसकी बात को मान लेता है और उस बच्चे को कहता है क्यों नहीं, तुम मेरे साथ खेल सकते हो। हमारा लिन कहता है वैसे भी हमारा सफर काफी ज्यादा लंबा होने वाला है, तो जब तक हम लोग नाइट किंग सिटी में पहुंच नहीं चाहते तब तक मैं इस बच्चे के साथ खेल लेता हूँ। अपना सफर कंप्लीट करने के बाद इनकी जो वारशिप होती है ये नाइट किंग सिटी के बाहर पहुंच जाती है। तो वहाँ पर एक गेट होता है, उस गेट को पार करने के बाद ये सभी लोग नाइट किंग सिटी के अंदर एंटर हो जाएंगे। लोगों की जो शिप होती है नाइट किंग सिटी के बाहर आकर रुकती है, मेन गेट के बाहर आकर रुक जाती है। तो मिस लू हमारे लिन के पास आती है और उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, नाइट किंग सिटी के अंदर हम लोग अपनी वारशिप्स को लेकर नहीं जा सकते, वहाँ पर अंदर फ्लाई करना फॉरबिडन है, इसी वजह से हमें यहीं पर रुकना होगा। और हमारी शिप क्योंकि काफी ज्यादा छोटी है, हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी काफी ज्यादा छोटा है, इसी वजह से सबसे छोटे गेट से अंदर दाखिल होना पड़ेगा। तो लिन से कहता है मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, तुम जो से गेट में से गुजरना चाहो गुजर सकती हो, मुझे तो बस सिटी के अंदर जाना है। साथ ही लिन कहता है मुझे इस बारे में एक बात याद आई। लिन कहता है मुझे पता है कि नाइट गेट सिटी के दरवाजे के ऊपर एक स्पेशल डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपकी कल्टीवेशन लेवल को मापता है और साथ में आपके ब्रिलियंट की पावर को। कॉन्टिनेंट में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पर जाने के बाद 5000 kg के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं और 5000 फीट तक पावर्स को रिलीज करके रोशनी को चमका सकते हैं। ये लोग अभी अपनी छोटी सी शिप के साथ यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर एक और बड़ी सी फ्लाइंग शिप आ जाती है। वो फ्लाइंग शिप काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी बड़ी लग रही होती है। ये देखते ही मिस लू काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ये तो थंडर क्लाउड क्लैन की वारशिप है। लोगों से कहती है चलो जल्दी से सभी लोग साइड के ऊपर हो जाओ, अपनी शिप को भी साइड के ऊपर कर लो, हम लोग इनको बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकते। उस शिप के ऊपर एक यंग मास्टर होता है, यंग मास्टर जो कि थंडर क्लाउड सेक्टर का यंग मास्टर है। वो ऊपर से चलाकर उन लोगों से कहता है तुम सभी लोग कमजोर और घटिया लोग हो, चलो जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आज यहाँ पर
पर कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकता, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो नहीं बचेगा। आज मैं यहाँ पर स्पेशल डिवाइस के ऊपर जाकर टेस्ट देने वाला हूँ। मेरी ब्रिलियंट की पावर यहाँ पर सभी लोगों को चौंका देगी, ताकि मैं इस सिटी के जो मेयर है उससे भी ज्यादा अपनी पावर को शो करवाने वाला हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करे। क्लोज की बात सुनने के बाद लिन से कहती है, सर प्लीज मुझे माफ करना, पर हमें यहाँ पर इन लोगों की बात को मानकर यहाँ पर पीछे रुकना पड़ेगा। जब तक कि वो लड़का अपने टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद अपनी शिप को लेकर नाइट किंग सिटी के अंदर चला नहीं जाता, तब तक हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। लिन उससे कहता है, मिस लू मुझे इस तरह के लोगों से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस ये तो एक कमजोर सा कीड़ा मकोड़ा है। तो उनकी शिप जब उस डिवाइस के करीब पहुंचती है तो ली जोंग जल्दी से शिप के ऊपर से जंप लगाता है। वो जंप करने के बाद सीधा उस डिवाइस के ऊपर जाने वाला है। वो कहता है, देखना जहाँ पर ये वाला यंग मास्टर कैसे अपनी ब्रिलियंट की पावर को यहाँ पर रिलीज करता है, और देखना मैं यहाँ पर सिटी लॉर्ड के रैकेट को भी तोड़ दूंगा, क्योंकि उसने यहाँ पर जो रैकेट बनाया है वो रैकेट तो बहुत ज्यादा छोटा है, ताकि नाइट किंग सिटी के सभी लोग मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। मिस लू के साथ उसके एल्डर्स भी होते हैं, उनमें से एक एल्डर आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ली जोंग लड़का ये तो काफी ज्यादा जीनियस लगता है, ये थोड़ी सी एज में ही अभी रीइंकार्नेशन राम के 7th लेवल तक पहुंच चुका है, ये तो वाकई में एक जीनियस है। चलो देखते हैं कि ये यहाँ पर कौन से पावर को शो करवा पाता है, यहाँ पर इस डिवाइस के टेस्ट को पास कर पाता है या नहीं। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर पाएगा, ये यहाँ पर सिटी किंग का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। लिन वहाँ पर बैठे उस ग्रैंडपा की बातें सुनने के बाद कहता है, तुम बिल्कुल गलत हो। अगर तुम्हें लगता है कि इस लड़के की कल्टीवेशन लेवल और उसकी ब्रिलियंट की पावर के दरमियान में कोई तालमेल है, और यहाँ पर डिवाइस के टेस्ट को पास करने के बाद सिटी लॉर्ड का भी हरा सकता है, तो तुम बहुत ज्यादा गलत समझते हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच्ची बात बताऊं तो इस नाइट किंग सिटी का जो लॉर्ड है, सिटी लॉर्ड, जिसका नाम जियोन वू शेंग है, उसका कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा है, लेकिन उसके पास ब्रिलियंट की पावर बहुत ज्यादा कम है। कहना भी गलत नहीं होगा कि इस लड़के ली जोंग और सिटी लॉर्ड दोनों के ब्रिलियंट की पावर तकरीबन सेम ही है, दोनों ही कमजोर हैं। लेकिन फिर भी सिटी लॉर्ड का आज तक का जो रिकॉर्ड है वो कोई भी नहीं तोड़ पाया। उसने यहाँ पर 9000 kg के प्रेशर को बर्दाश्त किया था और 9000 फीट तक लाइट को लिट अप किया था, जो इसका रिकॉर्ड है। और आज तक कोई भी यहाँ पर इस डिवाइस के ऊपर इतनी ज्यादा पावर के साथ एनर्जी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो मिस लू लिन से कहती है, लेकिन तुम यहाँ पर कह रहे हो कि ब्रिलियंट की पावर हमारी कल्टीवेशन को बिल्कुल भी नहीं दर्शाती, क्या ये ऐसी बात नहीं है? मैंने तो ऐसे ही सुना था कि ब्रिलियंट की पावर उतनी ज्यादा होती है जितनी ज्यादा आपकी कल्टीवेशन होती है। तुम्हारा लिन यहाँ पर ब्रिलियंट की पावर के बारे में बताता है कि ब्रिलियंट की पावर का कल्टीवेशन के साथ सीधा सीधा रिलेशनशिप तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं वहाँ पर आपको ब्रिलियंट की पावर की जरूरत नहीं है, कि यहाँ पर हम लोग अपनी माइंड पावर को भी यूज कर सकते हैं। अपनी कल्टीवेशन के ज्यादा होने की वजह से ब्रिलियंट की अगर ज्यादा रिलीज हो ये जरूरी नहीं है। ब्रिलियंट की के कम होने की वजह से भी हम लोग यहाँ पर ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। एक इंसान जो कि अपनी ब्रिलियंट की पावर को खुद से सीखता है, उसको खुद कंट्रोल करना सीखता है, वो उसको बड़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ऐसा बंदा जो कि ब्रिलियंट की पावर के साथ पैदा होता है, उसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि वो ब्रिलियंट की पावर शुरुआत से उसके पास होती है। इस सिटी का सिटी लॉर्ड जो है जियोन वू शेंग, वो वाकई में एक जीनियस है। उसके रैकेट को यहाँ तक और कोई भी नहीं तोड़ पाया, क्योंकि कोई इस बात को समझ ही नहीं पाया। यहाँ पर प्रेशर को बर्दाश्त कर पाना ब्रिलियंट की और कल्टीवेशन के साथ रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो मैं ट्रिक्स को यूज करना पड़ेगा। वो बूढ़ा एल्डर उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था, ये लड़का है कौन जो इतनी एरोगेंटली यहाँ पर सिटी लॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। जहाँ तक इसने थंडर क्लाउड के यंग मास्टर के बारे में भी यहाँ पर बात कर दी। कहा कि ये यहाँ पर उसकी आधी पावर के बराबर भी पावर को रिलीज नहीं कर पाएगा। वो यंग मास्टर सामने की तरफ देख रहा था, उसके सामने वो बड़ा सा पत्थर होता है जो कि डिवाइस है, जिसके ऊपर जाकर वो अपनी पावर्स को रिलीज करने वाला है। उस डिवाइस की तरफ देखने के बाद हंसते हुए कहता है, तुम सभी कीड़े मकोड़ों जरा मेरी तरफ गौर से देखना। सभी लोग देखना इस यंग मास्टर के सामने घुटने टेकर माफी की भीख मांगोगे जब मैं वहाँ पर जाने के बाद अपने प्रेशर को रिलीज करूंगा। और वो जल्दी से जंप करते हुए डिवाइस के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और साथ ही चलाकर कहता है, तो नाइट किंग सिटी के लोगों जरा इस तरफ गौर से देखो, क्योंकि आज मैं जहाँ पर तुम्हारे सिटी किंग के रैकेट को तोड़ने वाला हूँ। बाकी के सभी लोग भी उसी की तरफ ही देख रहे होते हैं। यहाँ पर दरवाजे के ऊपर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं, चलो जल्दी से टेस्ट को स्टार्ट करो, चलो देखते हैं कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर पड़ता है। लड़के को लगता है कि ये हमारे सिटी लॉर्ड के रैकेट को तोड़ सकता है। ये लड़का तो दिन में सपने देख रहा है। वहाँ पर टेस्ट स्टार्ट होता है तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ना स्टार्ट होता है। वो वहाँ पर खड़ा खड़ा अपने वो प्रेशर को फील कर रहा होता है। वहीं पर तो टावर्स के अंदर से रोशनी लिट अप होती है। ये रोशनी लिट अप होती है उतनी ज्यादा जितना ज्यादा कल्टीवेशन की पावर वहाँ पर रिलीज हो रही होती है। थंडर क्लाउड सेक्टर के जो लोग शिप के अंदर होते हैं वो वहीं पर खड़े खड़े उसको माप रहे होते हैं, रोशनी के फीट्स को माप रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं 100 फीट, 800 फीट और उसके बाद 1000 फीट। तो सभी लोग उसे चेयर भी कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं, यंग मास्टर तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, बस इसी तरह लगे रहो और तुम देखना सिटी लॉर्ड के रैकेट को जरूर तोड़ दोगे, अभी तो तुम और ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। इस लोग के साथ जो दो एल्डर्स होते हैं, एक बुढ़ा और एक बुढ़ी होते हैं, वो उसे कहते हैं, चेयरमैन हमें लगता है कि तुम्हें भी वहाँ पर जाकर उस यंग मास्टर को हेलो बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर इस टेस्ट को पास करता है तो हमारा फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा उस लड़के के साथ हमारा नाम जुड़ने से, लड़के के साथ ताल्लुक बनाने से। यहाँ पर एक और एल्डर होता है, वो कहता है, नहीं हम लोग मिस लू को वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भेज सकते, क्योंकि ली जोंग एक बहुत ही ठरकी किस्म का इंसान है। अगर हम लोग मिस लू को वहाँ पर भेज देते हैं और उसका इसके ऊपर दिल आ गया तो ये कभी भी उसके चुंगल से नहीं निकल पाएगी। मिस लू लोग की बातें सुनने के बाद कहती है, तो मैं यहाँ पर इस बात को बाद में डिसाइड करूंगी, फिलहाल के लिए मैं इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेने वाली। बुढ़ा मास्टर से कहता है, चेयरमैन बनने के बाद क्या तुम इसी तरह एक्ट करने वाली हो? मैं तुम्हें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें जाकर उस लड़के को हेलो बोलना है कि सिर्फ हेलो ही तो बोलना है। हेलो बोलने से
हमारे उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे। तो मेरे मरने के बाद इस तरह अपने सेक्टर को संभालोगी। तुम्हें पता है ना कि हमारे पास शिप्स की कमी होती जा रही है और हमारा कारोबार भी ठप होता जा रहा है। किसी पावरफुल बंदे के साथ ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे ताकि हम लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। उसके साथ जो बुढ़िया एल्डर होती है वो उसे कहती है, एल्डर साहब मुझे नहीं लगता कि ये लड़की हमारी किसी बात को सुनने वाली है। ये तो बिल्कुल बेकार है, ये बिल्कुल बेकार चेयरमैन करेगी क्योंकि ये कभी भी एक अच्छी चेयरमैन नहीं बन सकती। चलो हम दोनों वहाँ पर चलते हैं, जाकर ली सॉन्ग को चीयर करते हैं। क्या पता हमारी वजह से खुश होकर वो हमारे सेक्टर की तरफ भी देखना शुरू कर दे। तो वो दोनों जल्दी से जंप करते हुए शिप से दूसरी तरफ चले जाते हैं। ली सॉन्ग जहाँ पर डिवाइस के ऊपर टेस्ट दे रहा था वो लोग वहाँ पर नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। ली सॉन्ग जब अपनी पावर्स को रिलीज करता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इतना प्रेशर पड़ता है कि उसके मुंह नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। वहाँ पर उसकी बस हो चुकी होती है। ली सॉन्ग कहता है यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, मैं अभी से 4000 फीट तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन इससे आके मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। ये तो बहुत बड़ी शेम की बात है, यानी मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। इसी वक्त वो दोनों एल्डर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर चिल्लाकर उससे कहते हैं आपको बहुत ज्यादा बधाई हो मास्टर ली सॉन्ग, तुम्हारा टैलेंट तो वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। तो ये बात सुनने के बाद वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है चलो ठीक है, मुझे यहाँ पर बलि के बकरे मिल गए हैं, मैं सारे का सारा इल्जाम उन दोनों के ऊपर डाल दूंगा कि इन दोनों ने मुझे डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से मैं अपने इस टेस्ट को ज्यादा आगे जारी नहीं रख पाया। अपने टेस्ट को कैंसिल करने के बाद वहीं से जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आता है और नीचे उतरने के बाद उन दोनों एल्डर्स को उनके गले से पकड़ता है और कहता है कमीने बुड्ढो कहीं के, हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर इस यंग मास्टर के टेस्ट को खराब करने की। तुम लोग यहाँ पर आकर मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, मैं तो यहाँ पर सिटी लॉर्ड के रैकेट को तोड़ने वाला था, लेकिन तुम लोगों ने बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तुम दोनों का मरना बनता है। तो मिस लू ऊपर से चिल्लाकर कह रही होती है ली सॉन्ग प्लीज इन दोनों को जाने दो। तो बस वहाँ पर तुम्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए गए थे। आपके शिप के ऊपर जो बाकी के लोग होते हैं वो मिस लू से कह रहे होते हैं प्लीज मिस लू शांत हो जाए, अगर आप यहाँ पर उसके खिलाफ कोई भी बात करेंगी तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, वो यहाँ पर आकर हम सभी को भी मार देगा। जबकि मैं वहाँ पर उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा सेल्फिश है, इसने यहाँ पर अपने ऊपर से इल्जाम हटाने के लिए उन दोनों को मार दिया था कि सभी लोग इसकी इंसल्ट ना करें। ली सॉन्ग वाकई में उन दोनों बुड्ढों को मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद कहता है अगर तुम दोनों यहाँ पर बीच में नहीं आते तो आज मैंने यहाँ पर रैकेट को तोड़ ही दिया था, तुम दोनों को यही डिजर्व करते थे। ली सॉन्ग जैसे वहाँ पर उन दोनों को मारने के बाद साइड के ऊपर देखता है उसे महसूस होता है कि यहाँ पर कोई और भी है। वहाँ पर ऊपर देखता है तो वहाँ पर सिटी लॉर्ड की बेटी होती है जिसका नाम जी मिंग जुई होता है। जी मिंग के साथ भी एक और यंग मास्टर होता है जिसका नाम लिंग फेंग होता है जो कि लिंग टियान हाल का यंग मास्टर होता है। वो उसे कहता है मिंग जुई मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर आकर ये सब कुछ देखना चाहिए था, तुम यहाँ पर डिवाइस के ऊपर आने वाले लड़के का टेस्ट देखने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर तो ली सॉन्ग है, ये तो सेकंड जनरेशन का यंग मास्टर है और इसके पास तो इतनी काबिलियत भी नहीं है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ 4000 तक ही जा पाया है। यंग मिस जी मिंग उसे कहती है तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर ली सॉन्ग को देख रही हूँ, मैं तो ली सॉन्ग की तरफ नहीं देख रही बल्कि मैं तो यहाँ पर पीजुन मर्चेंट शिप की तरफ देख रही हूँ, जरा गौर से उस तरफ देखो, वहाँ पर देखो जो लड़का बैठा हुआ है, तुमने देखा उसके लोगों को यहाँ पर कितनी बेदर्दी के साथ मार दिया गया, लेकिन वो लड़का वहाँ पर चुपचाप बैठा है जैसे कि उसने यहाँ पर कुछ देखा ही नहीं, उसे के अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है, अपने लोगों को मरते हुए देखकर उसको बिल्कुल भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस लड़की का ये सब कुछ करना ये बहुत ज्यादा स्कैरी है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल लड़का है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिटी लॉर्ड की बेटी जिसका नाम जीमिंग होता है, जीमिंग अपने एक दोस्त जिसका नाम लिंग फेंग होता है, वो दोनों वहाँ पर अपीयर होते हैं सिटी गेट के ऊपर। यहाँ पर उस लड़के ली सॉन्ग ने मिस लू की ग्रैनी और ग्रैंड एल्डर दोनों को मार दिया होता है और उन दोनों को मारने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो लिन फेंग यहाँ पर उसको गुस्सा दिलाने के लिए और कुछ बातें कर देता है, जबकि सिटी लॉर्ड की बेटी जीमिंग वहाँ पर लिंजुई की तरफ देख रही होती है और कहती है मुझे वहाँ पर उस लड़के में ज्यादा इंटरेस्ट है जो कि चुपचाप वहाँ पर बैठा है। उसके 2 लोग मारे गए लेकिन फिर भी उसके चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, तो मतलब यह है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लिंग फेंग उसे कहता है क्या तुम उस कचरे की तरफ देख रही हो, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है जिसकी वजह से वो हरकत भी नहीं कर पा रहा। तुम्हें पता नहीं है कि इनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल की है, इसी वजह से इन लोगों के पास इतना पावरफुल लड़का कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए प्रिटेंड कर रहा है। लिंग फेंग ऊपर से चिल्लाकर उसे कहता है बेचारे ली सॉन्ग क्या तुमने यहाँ पर देखा नहीं, किसी ने यहाँ पर तुम्हारे साथ पंगा लिया है, एक बहुत ही लो क्वालिटी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शिप ने यहाँ पर तुम्हारे प्लान को बिगाड़ दिया, जबकि तुम यहाँ पर सभी के सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे। तुम इन लोगों को बस ऐसे जाने दोगे, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ फ्यूजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वजह से। ली सॉन्ग उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसे कहता है लिन फेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरी इंसल्ट करने की, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर किसी फ्यूजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से डरता हूँ? 2 एल्डर्स को मार दिया है, इनकी वजह से यहाँ पर मेरा सारे का सारा बना बनाया खेल खराब हो गया, इस वजह से मैं यहाँ पर टेस्ट को फेल कर चुका हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं बाकी के सभी को छोड़ने वाला हूँ? उनकी तरफ देखता गुस्से के साथ उनसे कहता है तुम सभी लोग, तुम में से कोई भी यहाँ पर मेरे हाथ से नहीं बचने वाला। मिस लू से कहती है मास्टर ली सॉन्ग प्लीज हमें माफ कर दे, मेरे लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है जिसकी आपने उनको सजा भी दे दी, इसलिए प्लीज हम सभी को माफ कर दे, हम सभी को जाने दे, मैं उन सभी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ली सॉन्ग उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा, तुम्हारे लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे साथ पंगा लेने की। लू के साथ वो जो छोटा लड़का होता है वो जल्दी से शिप के डेक के ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है, चिल्लाकर उसे
कहता है तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, जहाँ पर तुमने अपने आप से टेस्ट को फेल किया क्योंकि तुम उसको पास करने के लायक नहीं थे। तुम सारे का सारा गुस्सा हमारे ऊपर उतार रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर इस तरह की बकवास करने की। उस छोटे लड़के के साथ जो बाकी के लोग होते हैं वो चिल्लाकर उसे कहते हैं प्लीज लड़के जहाँ पर शांत हो जाओ। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम जहाँ पर उसको गुस्सा दिला रहे हो, अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो हम सभी को मार डालेगा। इसी के साथ ही वहाँ पर उनके ऊपर अटैक होता है। तो ली सॉन्ग अपने लोगों से कहता है इनके ऊपर अटैक करो, इनकी शिप को तबाह कर दो। वो सभी लोग बहुत सा घबरा जाते हैं। ली सॉन्ग कहता है तुम एक छोटे से कीड़े मकोड़े और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, 2 क्लास की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होने के बावजूद तुम यहाँ पर मास्टर ली सॉन्ग जो कि थंडर क्लाउड सेक्टर का यंग मास्टर है उसके सामने इस तरह बात कर रहे हो। तुम लोगों की हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। तुम सिर्फ और सिर्फ कचरा और कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तो आज तुम सभी की सफाई यहाँ पर मैं ही करने वाला हूँ। तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। और वो बड़ी स्पीड से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उड़ता हुआ जब उनकी शिप की तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो वो सभी लोग उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। वो लोग कहते हैं इसका प्रेशर तो बहुत ज्यादा टेरिबल है, तो यहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहे। वो चेयरमैन से कहते हैं चेयरमैन प्लीज यहाँ पर कुछ करे, यहाँ से जल्दी भाग कर जाना होगा। मैंने उनसे कहती है हम लोग यहाँ से भाग कर नहीं जा सकते क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जितनी भी स्पेस थी सभी को सील कर दिया है। लोग अपनी शिप को अब आगे भी नहीं बढ़ा सकते। जबकि यंग मिस जिमिंग कहती है हमें यहाँ पर आगे बढ़कर उनकी मदद करना पड़ेगी क्योंकि अगर हमने उनकी मदद नहीं करी तो वो उनकी शिप तबाह कर देगा। इनफैक्ट उसे कहता है मिंगजुई तुम्हें यहाँ पर इस तरह के कीड़े मकोड़ों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए बने हैं क्योंकि उन लोगों ने ली सॉन्ग को ऑफेंड किया है। ऊपर से तुम वहाँ पर बैठे हुए उस लड़के की तरफ देख रही थी। अगर वो लड़का वाकई में इस लायक है जिस तरह तुम सोच रही थी कि वो इतना ज्यादा पावरफुल लगता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। वो इन लोगों को यहाँ पर इस तरह मरने तो नहीं देगा। लिंजुई जो के ऊपर आराम से बैठा होता है वो कहता है लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसकी बेवकूफी की वजह से मेरा टाइम यहाँ पर जाया हो रहा है। तो जैसे उड़ता हुआ शिप के करीब आ रहा होता है तो हमारा लिंजुई वहीं पर बैठा होता है और वहीं पर बैठे बैठे वो सामने से गायब हो जाता है। उसके गायब होने के बाद सोंग सामने की तरफ देखता है और कहता है वो लड़का कहाँ पर चला गया। तो हमारा लिंजुई नीचे की तरफ से निकलता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है। सिर्फ एक ही किक के साथ वो उड़ता हुआ ग्राउंड के ऊपर आकर पटकता है। ये देखने के बाद तो मिंगजुई बहुत ज्यादा हैरान होती है। इसके अलावा ली सॉन्ग के साथ उसके जो 2 एल्डर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ली सॉन्ग के ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद मिस लू और उसके साथ छोटा लड़का कहते हैं शुक्र है कि हम लोग तो बच गए, इसने तो हमें मार ही दिया था। ली सॉन्ग ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकता है जबकि हमारा लिंजुई जंप करते हुए सीधा उस डिवाइस के ऊपर चला जाता है। उस डिवाइस के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। वो ली सॉन्ग से कहता है ली सॉन्ग तुम यहाँ पर प्रेशर को यूज करते हुए हम सभी लोगों को मारना चाहते थे, तो ठीक है फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ एक गेम खेलता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि प्रेशर क्या होता है। तुम यहाँ पर प्रेशर को देखना चाहते हो। तुम्हारा लिंजुई वहीं पर खड़े होकर अपने प्रेशर को रिलीज करने वाला है। लिंजुई कहता है मेरी बॉडी की कंस्टिट्यूशन नॉर्मल है, हालांकि मैंने ठंडा क्लैमिटी से अपने आप को बचाया, ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन फिर भी मेरे पास जो ब्रिलियंट की पावर है वो इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी डिवाइन ब्रेन की पावर को यहाँ पर मिक्स करूंगा और अपनी ब्रिलियंट की पावर को यहाँ पर यूज करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं अलग रिजल्ट्स को हासिल कर सकता हूँ। लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े जब अपने प्रेशर को रिलीज करता है तो एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी के साथ आसमान के ऊपर लाइट्स लिट अप होती है। भी देखने वाले बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लड़का है कौन जिसने यहाँ पर पहली बार में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सीधा 8000 फीट की लाइट अप को लिट अप किया है। हमारे लिंजुई का प्रेशर बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से उन सभी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था कि वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। दरवाजे के ऊपर खड़े गार्ड्स कहते हैं हमें तो इस बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा इस वाकई में जहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है और लाइट 8000 फीट से भी ऊपर जा रही है। ये लड़का किस किस्म का मॉन्स्टर है। मिंगजुई कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, इसने तो मेरे डैड के रैकेट को भी तोड़ दिया है जो तो 10,000 फीट तक पहुंच चुका है और अभी तक रुका नहीं बल्कि ये अभी भी ऊपर जा रहा है। तो हमारा लिंजुई वहाँ पर बड़ी मजे से खड़ा होता है और एनर्जी को रिलीज कर रहा है। लिंजुई कहता है तो लगता है कि अब यहाँ पर नाइट किंग सिटी में अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का वक्त आ चुका है। सभी लोगों को दिखाता हूँ कि उन सभी की टेंशन सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर होनी चाहिए। लिंजुई वहाँ पर और भी ज्यादा फायर पावर को रिलीज करता है। जैसे वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है ली सॉन्ग जो कि ग्राउंड के ऊपर गिरा होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। वो कहता है इस लड़के की बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा ब्रिलियंट की पावर कैसे हो सकती है, प्रेशर तो बहुत ज्यादा है और वो बेचारा ग्राउंड के ऊपर गिर रहा होता है। ली सॉन्ग कहता है अगर इसी तरह का मेरे पर प्रेशर पड़ता रहा तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पर इस प्रेशर से मारा जाऊंगा। इस लू के साथ उसके जो 2 नौकर होते हैं वो दोनों ही चिल्लाकर कहते हैं प्लीज लड़के शांत हो जाओ, अगर तुमने यहाँ पर प्रेशर को और ज्यादा इंक्रीज किया तो थंडर क्लाउड सेक्टर का ये लड़का मर जाएगा। अगर ये मर गया तो फिर हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारा पूरे का पूरा सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। यंग मास्टर ली सॉन्ग के साथ 2 एल्डर्स भी होते हैं। उनमें से एक एल्डर चिल्लाकर उसे कहता है लड़के बस करो, अगर तुमने यहाँ पर और ज्यादा प्रेशर को रिलीज किया तो हमारे सेक्टर के यंग मास्टर को कुछ भी हुआ तो फिर इसके बाद तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। तुम हमारे थंडर क्लाउड सेक्टर के एक दुश्मन बनना चाहते हो। हमारा लिंजुई से कहता है मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारा यंग मास्टर यहाँ पर मरता है या फिर जीता है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं उगाड़ सकते। एक बार नाइट किंग सिटी के अंदर का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैल्डर होते हैं, क्योंकि नाइट किंग सिटी के कैल्डर है जिसका नाम जिंगी है, वो कल्टीवेट करने के लिए बैठा होता है। तो एक बंदा बाहर से भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है किसी ने हमारे सिटी लॉर्ड के रैकेट को तोड़ दिया है। जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, किसने हमारे रैकेट को तोड़ा है, चलो जल्दी से सिटी गेट के ऊपर चलते हैं और जाकर देख कर आते हैं। ऐसी एल्डर जिंगी अपने दरवाजे से बाहर निकलता है और सामने की तरफ देखता है तो उसे सामने रोशनी का पिलर दिखाई देता है और उसकी लेंथ जो होती है वो
20,000 फीट तक होती है। देखने के बाद तो वो और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे जो सिटी लॉर्ड थे वो तो सिर्फ और सिर्फ 9,000 तक ही अपनी लाइट को पहुंचा पाए थे, लेकिन इस बंदे ने जो भी है लाइट को 20,000 फीट तक पहुंचा दिया है। चलो चल के देख कर आते हैं। किसी बहुत ही बड़े सेक्टर का यंग मास्टर यहाँ पर आ चुका है। एल्डर सिंह ही अपने साथियों से कहते हैं हमारे सिटी लॉर्ड तो कल्टीवेशन करने के लिए सर्कुलेशन में गए हुए हैं और वो कल तक बाहर नहीं निकलेंगे। अपने साथ वाले जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को बता दो कि उस पिलर के अंदर जो भी बंदा है जिसने भी यहाँ पर लाइट को लेट अप किया है उसको ऑफेंड नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी हो। अभी इस आर्डर को फॉलो नहीं करेगा उसको उसी वक्त मार दिया जाएगा। तो कहते हैं ठीक है सर, हम लोग अभी जाकर मैसेज पहुंचा देते हैं। एक सीन हमें गेट का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लिंड्री अपने प्रेशर को खत्म करने के बाद जब ऊपर से नीचे उतरता है तो तब तक लिंग जोंग बेचारा मर चुका होता है। उस प्रेशर की वजह से वो मर गया होता है। लिंड्री उसके पास खड़ा होने के बाद एल्डर से कहता है तो तुम लोग अपने इस छोटे कुत्ते की बॉडी को लेकर जा सकते हो क्योंकि ये मर चुका है। दोनों एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं फ्यूजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तुम सभी लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। देखना ना सिर्फ तुम मरोगे बल्कि तुम्हारा पूरे का पूरा फ्यूजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो भी नहीं बचेगा। फ्यूजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो दोनों नौकर जो हमारी मिस लू के साथ होते हैं वो लोग चिल्लाकर उनसे कहते हैं एल्डर्स हमारा इस सब से कोई भी ताल्लुक नहीं है, फ्यूजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसे जानता भी नहीं है, हमें बख्श देंगे, सब कुछ इस लड़के की गलती है, जाकर इस लड़के को मारे। लू चिल्लाकर उन दोनों से कहती है कमीनों कहेंगे तुम लोग बहुत ज्यादा एहसान फरामोश हो, क्या तुमने देखा नहीं इस लड़के ने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया और तुम अब जहाँ पर ये कह रहे हो कि वो हमारे फ्यूजन चैम्बर का हिस्सा ही नहीं है। तो वो दोनों से कहते हैं चेयरमैन हमें नहीं लगता कि इस वक्त ये वक्त है इस तरह की बात करने का, तुमने उसके साथ अपना रिलेशनशिप कोई शो करवाया तो वो लोग हमें भी मार डालेंगे, हमारा पूरे का पूरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसको भुगतेगा। जबकि वो छोटा यंग मास्टर उनसे कहता है तुम सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। लिंड्री भी जल्दी से जंप करते हुए अपनी शिप के ऊपर वापस आ जाता है और छोटे लड़के के सर पे हाथ रखता है और कहता है छोटे तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि वो दोनों ही नौकर चलाकर उसे कहते हैं जल्दी से शिप से दूर हटो, तुम हमें भी यहाँ पर अपने साथ मरवा दोगे, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लिंड्री उनकी तरफ देखता और कहता है मैंने लीजोंग को तो मार ही दिया है और ऊपर से मैं तुम्हारी शिप के ऊपर ही था, तो अब तुम लोग यहाँ पर क्या ही कर पाओगे, सभी इल्जाम तो तुम्हारे ऊपर ही लगने वाला है। मगर वो दोनों एल्डर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और लिंड्री के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हें हमारे साथ थंडर क्लाउड सेक्टर में वापस जाना होगा, वहाँ पर जाने के बाद हमारे सेक्टर मास्टर तुम्हें सजा देंगे कि तुम्हारी सजा क्या होने वाली है। दोनों ही एल्डर्स यहाँ पर एक कंबाइंड अटैक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। एल्डर्स कहते हैं तुम में से बाकी के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मरेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हम लोग अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। अगर मिंगजी उन लोगों से कहती है तुम सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, तुम सभी को किसने ऑर्डर दिए कि जहाँ पर नाइट किंग सिटी में तुम लोग किसी को भी इतनी आसानी से मार सकते हो। तो दोनों एल्डर्स की बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं। तो लिंगजी उन लोगों से कहती है मैं यहाँ की सिटी लॉर्ड की बेटी हूँ, वैसे कोई भी यहाँ पर हमारे नाइट किंग सिटी के हमारे सिटी लॉर्ड की परमिशन के बिना यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तुम लोग भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। तो वो उसे कहते हैं नाइट किंग क्या तुमने यहाँ पर देखा नहीं इसने क्या किया, इसने हमारे यंग मास्टर को मार दिया, तुम्हारे सामने इसने हमारे यंग मास्टर को मारा है, हमारे यंग मास्टर तुम्हारे सिटी गेट के ऊपर मरे हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर हमें इस बात की एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगी, तुम्हें यहाँ पर यह बताना पड़ेगा कि तुमने जब वो उसे मार रहा था उस वक्त तुमने यहाँ पर उसको क्यों नहीं रोका। हमारा थंडर क्लाउड सेक्टर तुम्हारे नाइट किंग सिटी को भी नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो दोनों एल्डर हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। तो उसी वक्त जो लड़की होती है ठीक है सिटी लॉर्ड की जो बेटी होती है यंग मिस, वो उनके बीच में आ जाती है और उनको रोक देती है। जबकि वो दोनों एल्डर उससे कहते हैं तुम्हारे गेट के ऊपर हमारा यंग मास्टर मरा है तो तुम्हें भी यहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगी। यंग मिस जेमिंग उन लोगों से कहती है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी एक्सप्लेनेशन ना दूं तो फिर तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। वो दोनों ही एल्डर गुस्से के साथ उसे कहते हैं अगर तुम यहाँ पर हमें इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती, तुम हमें इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देती तो फिर हम लोग तुम्हें यहाँ पर इस बात को समझाएंगे। थंडर क्लाउड सेक्टर के साथ कोई भी इतनी आसानी से पंगा नहीं ले सकता। वो लोग ये वाली बात करते हैं, वहीं पर हमारे एल्डर जिंग ही पहुंच जाते हैं। एल्डर जिंग ही कहते हैं देखते हैं कि तुम्हारा थंडर क्लाउड सेक्टर हमारा क्या बिगाड़ पाता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम लोग इस वक्त नाइट किंग सिटी में हो। अपने बहुत सारे एल्डर्स के साथ वहाँ पर पहुंच जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं पता है कि तुम्हारे सामने मुझे यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगी। दोनों ही एल्डर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी पूरी फोर्स आ चुकी है, हम लोग यहाँ पर इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिंग ही और बाकी के सारे सोल्जर प्रिंसेस के सामने झुकते हुए कहते हैं यंग मिस प्लीज हमें माफ करना, हम लोगों को यहाँ पर आने में देर हो गई। प्रिंसेस से कहती है तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी ट्रिप बहुत ज्यादा शॉर्ट होने वाली है और बहुत ही जल्दी मैं वापस चली जाऊंगी। साथ ही वो उन लोगों से कहती है एल्डर सिंह मुझे लगता है कि थंडर क्लाउड सेक्टर के लोगों को इस बार की एक्शन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इन सभी को यहाँ से वापस भेज देना चाहिए। सिंह उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं। सारे सोल्जर एल्डर सिंह उन लोगों से कहते हैं थंडर क्लाउड सेक्टर के लोगों यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, तुम्हें यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। लोग आगे बढ़ते हैं और जाकर अपने यंग मास्टर की डेड बॉडी को उठा लेते हैं और कहते
कहते हैं ठीक है हम लोग फिलहाल के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन हम लोग नाइट किंग सिटी के इस बात को याद रखेंगे और साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को भी याद रखेंगे। तो अपने लोगों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यंग मिस हमारे लिंजुई की तरफ देखती है और उसे कहती है नाइट किंग सिटी की मिंग जुई हूँ, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? तुम्हारा लिंजुई से आगे से कोई भी नाम नहीं बताता, वो बिल्कुल खामोश होता है। जबकि उसके साथ वाले जो दोनों लड़के होते हैं वो चिल्लाकर कहते हैं मिस प्लीज हमें माफ कर दे, हमारा इस लड़के के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा नहीं है। वाला भी कहता है हम इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानते, ये पता नहीं कौन है। उनकी जो चेयरमैन मिस लू होती है वो उनसे कहती है कि ये मेरा दोस्त है, लड़के ने यहाँ पर जो भी कुछ गलत किया है मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हूँ। तो आपको यहाँ पर कोई सजा देनी है तो आप मुझे सजा दे सकती हैं। तो छोटा लड़का भी कहता है बिग ब्रदर ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। वो उसे कहता है बिग ब्रदर मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। हमारा लिंजुई आगे से हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। तो मिंग जुई लोगों से कहती है हमारे कहने का मतलब यह है कि ये तुम दोनों के साथ है लेकिन तुम दोनों के साथ नहीं है। दोनों कहते हैं हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हम दोनों के साथ बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों तो इसे जानते भी नहीं है। तो वो लोग तो यहाँ पर ये भी कह देते हैं कि ये लड़की भी हमारे साथ नहीं हो ना ये छोटा बच्चा हमारे साथ है। तो मिस चेयरमैन भी यहाँ पर सोच रही होती है मैंने पिछले कई सालों से लोगों के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन देखो तो जरा ये सभी लोग मुझे किस तरह का सिला दे रहे हैं, ये मुश्किल के वक्त में मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। मिंग जुई लोगों से कहती है चलो ठीक है, क्योंकि तुम दोनों ने कहा है कि तुम लोग इनके साथ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों ही हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट होने वाले हैं। तो तुम सभी लोगों को मैं नाइट किंग सिटी में इनवाइट करती हूँ। हमने हाल ऑफ विजिटर में तुम्हारे लिए एक स्पेशल रूम का बंदोबस्त किया है, तुम सभी लोग मेरे साथ चलो और तुम सभी को हाल ऑफ विजिटर्स में रुकने को मिलेगा। इस लू से कहती है यंग मिस यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है, आप क्या बात कर रही हैं? वो दोनों भी कहते हैं हाँ हमें भी इस बात की समझ नहीं आ रही, इस बात का क्या मतलब है कि ये हाल ऑफ विजिटर में गेस्ट के तौर पर जाने वाले हैं। हमें तो लगा था कि हमें यहाँ पर सरेंडर करना पड़ेगा क्योंकि इस लड़के ने यहाँ पर नाइट किंग सिटी में उधम मचाया है, जिसकी वजह से इसने कुछ गलत किया है और हमें सजा मिलने वाली है। लिन जुई अपने साथ उस छोटे लड़के और साथ में उस मिस लू को लेता है और वो तीनों वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं नाइट किंग सिटी की तरफ। जबकि वो दोनों पीछे से चलाकर उसे कहते हैं यंग मिस प्लीज हमें भी अपने साथ ले चले, हम भी तो आपके साथ ही हैं। मिस लू पीछे की तरफ मुड़ती है और उनसे कहती है मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा बल्कि तुम लोगों ने मुझे छोड़ा है, तुम्हारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुझे छोड़ दिया, तो आज के बाद से मेरा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, सभी लोग अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते हूँ। लिन जुई मिस लू से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं इन सभी को रास्ते से हटा सकता हूँ, तुम्हारा रास्ता क्लियर कर सकता हूँ। वो कहती है नहीं मुझे इन सभी को मारना नहीं है, ये सभी लोग बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, मैं इन सभी को अच्छी तरह से जानती हूँ, ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ मुसीबत से बचने के लिए सब कुछ कर रहे थे, तुम्हें इन्हें मारने की जरूरत नहीं है। लिन जुई से कहता है तुम तो आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी हो, बहुत ज्यादा नरम दिल हो, ये बात बहुत ज्यादा अच्छी है। एक सीनों में नाइट किंग सिटी के अंदर का दिखाया जाता है। मिस मिंग जुई उन लोगों को अपने साथ लेती है और अपने साथ लेते हुए गली में चलते हुए जा रहे होते हैं। वो हाल ऑफ विजिटर की तरफ जा रहे होते हैं। लिन फेंग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। लिन फेंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों इतने ज्यादा करीब कैसे हो गए, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, जल्दी से जल्दी इस लड़के को रास्ते से हटाना होगा वरना मिंग जुई तो इसके और ज्यादा करीब होती जाएगी। मिंग जुई हमारे लिन जुई से कहती है क्या तुम्हें तुम्हारा नाम जान सकती हूँ, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? लिन आके पड़ता है और उससे कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, जाओ जाकर सिटी लॉर्ड जुन वूशैंग से कहो कि वो पर्सनली मुझसे मिलने के लिए आए, उसके बाद मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। उसे ये भी बताना कि उसका नेमेसिस आ चुका है। ये बात सुनने के बाद जिमिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि इसको कैसे पता चला कि सिटी लॉर्ड काल कल्टीवेशन से बाहर निकलने वाला है। साथ ही हमारा लिन अपने दोनों साथियों से कहता है चलो जल्दी से हाल ऑफ विजिटर में चलते हैं और जाकर अपने रूम्स देखते हैं, चलो जल्दी से चलिए। और वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और भागते हुए हाल ऑफ विजिटर की तरफ चले जाते हैं। तो उनके वहाँ से चले जाने के बाद एल्डर जिंगी यंग मिस के पास आता है और उसे कहता है यंग मिस क्या हमें इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेना होगी, क्या हम लोग दिन रात इनको प्रोटेक्ट करेंगे? यंग मिस उसे कहती है नहीं मुझे नहीं लगता कि इनको तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत है, इस लड़के ने वहाँ पर 20,000 फीट तक रोशनी को लेट अप किया था और इसका प्रेशर और इसकी पावर बहुत ज्यादा है, तुम्हें लगता है कि अभी भी यहाँ पर इसको हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत है? एल्डर जिंगी उसे कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है कि इसको हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। हमारा लिन अपने दोस्तों के साथ हाल ऑफ विजिटर में पहुंच जाता है। तो वो लोग एक बड़े से पगोडा बिल्डिंग के बाहर आकर खड़े होते हैं, कहते हैं इस बड़ी सी गैस वाली बिल्डिंग को तो शाइनिंग आयरन के साथ बनाया गया है। लिन जुई उनसे कहता है यहाँ पर नाइट किंग सिटी में ज्यादातर जो पावरफुल बिल्डिंग्स होती है उनको शाइनिंग आयरन के साथ बनाया जाता है, बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है, इसके साथ जो बिल्डिंग बनाई जाती है वो बहुत ज्यादा खास होती है। तो जल्दी से अंदर चलते हैं और जाकर देखते हैं। तो वो लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वो लोग एल्डर से पूछते हैं मुझे ये बताओ कि ऑक्शन कितनी जल्दी स्टार्ट होने वाली है? तो वो एल्डर उनसे कहता है अभी 2 घंटे बाकी है ऑक्शन स्टार्ट होने में, तब तक आप लोग यहाँ पर अपने रूम में जाकर आराम कर सकते हैं, हम लोगों ने आपके रूम को रेडी कर दिया हुआ, आप लोग अपनी मर्जी से भी रूम चूज कर सकते हैं। लिनो अपने साथियों के साथ अंदर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद कहता है मैं ये वाला रूम चूज करने वाला हूँ, लो और शानियर तुम दोनों अपने लिए अपने अपने रूम्स को चूज कर सकते हो। लिन अपने रूम में जाता है और अपने रूम में जाने के बाद अपने पास से रिंग निकालता है, ये वाली रिंग लीजोंग की होती है। वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात थी कि लीजोंग काफी ज्यादा अमीर है क्योंकि वो यहाँ पर ऑक्शन के लिए आया था, इसी वजह से उसके पास 400 मिलियन के हिसाब से क्रिस्टल्स थे, सारे के सारे क्रिस्टल्स अब मैं ऑक्शन में यूज कर सकता हूँ। स्टोरेज रिंग के अंदर और भी काफी कुछ पड़ा हुआ है, लगता है कि इस बार की जो ऑक्शन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी वक्त उससे बाहर से आवाज आती है कि जिमिंग उससे मिलना चाहती है, यंग मिस उससे मिलना चाहती है। तो लिन कहता है हाँ अंदर आ जाओ। तो वो अंदर आती है और उसे कहती है मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता, क्या तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे? रिंग उसे अपना नाम बताता है और कहता है मेरा नाम लिन जुई है। साथ ही वो सोच रहा होता है ये तो वाकई में यहाँ की 3 खूबसूरत लड़कियों में से खूबसूरत
खूबसूरत लड़की है। यंग मिस उसे कहती है, मुझे ये बताओ कि तुम कौन से सेक्टर से यहाँ पर आए हो। मुझे नहीं लगता कि तुम नादरन एरिया से यहाँ पर आए होगे, क्योंकि नादरन राम में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग हो। लिन उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत ही कम पावरफुल लोगों को देखा है, इसी वजह से तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ। उसे कहता है, मुझे पता है कि सिटी लॉर्ड कल अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के बाद बाहर आने वाले हैं। मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है जो कि 10 लेयर वाली मिक्स एलिमेंट टेक्निक है। मैं उस टेक्निक को देखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। यंग मिस उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी बहुत हैरान होती है और उसे कहती है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मेरे फादर आने वाले हैं। कि मेरे फादर के आने के बारे में तो किसी को भी नहीं पता, के अलावा और एल्डर जिंग ही के अलावा। लिन उसे कहता है, मुझे इस बात के बारे में बहुत कुछ पता है, जितना तुम्हें नहीं पता उससे भी ज्यादा पता है। माना लिन उसे कहता है, मुझे लगता है कि ऑक्शन के लिए बहुत ही पावरफुल बड़ी फैमिलीज के लोग यहाँ पर आ चुके होंगे। तुम्हें जाकर उन सभी को वेलकम करने के लिए भी जाना पड़ेगा, इसलिए जाओ जाकर उन सभी को वेलकम करो। मैं दरवाजे तक छोड़ने के लिए भी नहीं आ सकता। वहाँ सुनने के बाद यंग मिस को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहती है, आज पहली बार हुआ है कि कोई लड़का मुझे अपने रूम से बाहर जाने के लिए कह रहा है, क्योंकि आज से पहले तो सभी लोग मेरे पीछे अपनी दुम हिलाते फिरते हैं। यंग मिस उसे कहती है, अच्छा ठीक है, फिर अब मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। और वो गुस्से के साथ पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जबकि हमारा लिन सोच रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये आज भी उतनी गुस्से वाली है जितना पिछली बार मैंने इसे देखा था। 10 साल पहले मैं इससे मिला था, तब भी ये इतनी ज्यादा गुस्से वाली थी। मिस जब उस रूम से बाहर निकलती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। उसके रास्ते में खड़ा होता है, उसे कहता है, ये बताओ कि रूम के अंदर जो बंदा है, क्या तुम्हें उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चला? लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती और गुस्से के साथ उसे कहती है, दफा हो जाओ। साथ ही गुस्से के साथ वो गाली देते हुए कहती है, इंजॉय, तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, अब देखना तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। जबकि लिंग फैंग भी यहाँ पर गुस्सा हो रहा था और कहता है, मैंने आज से पहले यंग मिस को इतना ज्यादा गुस्से में नहीं देखा। पता नहीं इस लड़के ने उसके साथ क्या किया है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई है। उसके साथ उसका शैडो सोल्जर होता है। वो उसे कहता है, लॉर्ड लिंग, अब मुझे बताएं, क्या मैं अभी जाकर उस लड़के को मार डालूं? लिंग फैंग उसे कहता है, नहीं, फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए उसे छोड़ दो, एक बार ऑक्शन खत्म होने दो। ऑक्शन खत्म होने के बाद उसको मार डालना। थोड़ी देर गुजरने के बाद मिस लू शानियर को अपने साथ लेती है और उसके रूम में आ जाती है। लिन जुई के रूम में आने के बाद वो उसे कहती है, मैं शानियर को इंटरेस्टेड पर्सन के पास छोड़ने के लिए जा रही हूँ, जिसके पास इसे छोड़ने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि हम लोग इसे यहाँ पर छोड़ने के लिए आए थे। लिन उसे कहता है, तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग कौन से पॉइंट पर जाने वाले हो जहाँ पर तुम इस बच्चे को इसके पेरेंट्स के हवाले करोगे? मिस लू उसे कहती है, मुझे लगता है कि हम लोग इस वक्त 3rd स्ट्रीट के मिडल में जाने वाले हैं। वहाँ पर हमारी मर्चेंट शिप के पहले से काफी सारे लोग रहते हैं। शानियर हमारे लिन जुई से कहता है, ब्रदर, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चल सकते हो? क्योंकि जिन लोगों ने मुझे खरीदा है वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक लगते हैं, वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तुम्हारा लिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है, तुमने कहा कि उन्होंने तुम्हें खरीदा है, इस बात का क्या मतलब है? मुझे तो लगा कि तुम यहाँ पर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आए हो। लू से कहती है, मुझे भी डिटेल्स के बारे में नहीं पता, मुझे बस इतना कहा था कि शानियर को वहाँ पर किसी बंदे के पास छोड़कर आना है। तो लिन उठकर जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। चलो चल के देखते हैं कि आखिर कौन है वो बंदा जो शानियर को वहाँ पर खरीदने के लिए आने वाला है। लोग गली में चलते हुए जा रहे होते हैं कि वहीं पर साइड के ऊपर एक होटल के अंदर से उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पर कोई बंदा कहता है, फ्लाइंग क्लाउड चैम्बर के लोग, आज तुम लोग मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, अब तुम मरने वाले हो। ये लोग वहीं पर रुक जाते हैं। लिन कहता है, मुझे लगता है कि वहाँ पर अंदर तुम्हारी कांग्रेस के कुछ लोग हैं, चलो वहाँ पर चलकर देख कर आते हैं। लोग उस होटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वो दोनों लड़के किन लोगों के साथ शिप के ऊपर थे। उनको वहाँ पर कुछ बैंडिट्स ने पकड़ रखा होता है, वो उनको मार रहे होते हैं। वो लोग इन लोगों को मारने वाले होते हैं कि इन लोगों ने उनकी सारी चीजों को खो दिया। मिस लू को ये देखने के बाद रहा नहीं जाता, वो चिल्लाकर उन लोगों से कहती है, यहीं पर रुक जाओ, तुम लोग ये कर क्या रहे हो? तुम इन लोग इनको मार नहीं सकते, तुम्हारी सारी की सारी चीजें हम लोग वापस कंपनसेट कर सकते हैं। बैंडिट बॉस उसे कहता है, लड़की अब तुम कौन हो, जहाँ पर ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? तो मिस लू आगे से उसे कुछ कहने लगती है, लेकिन खामोश हो जाती है कि उसी वक्त वो लड़के जो कि उसके पाँव के नीचे दबे होते हैं, वो लोग कहते हैं, इस मास्टर हमें छोड़ दे, यही हमारी चेयरमैन है और इसने तुम्हारी सारी की सारी चीजें गवा दी हैं। तुम्हें अपना सारा सामान चाहिए तो जाकर इस लड़की से पूरा करो, क्योंकि ये हमारी चेयरमैन है। ये बात सुनने के बाद गुंडू का बॉस भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लाट टपकाते हुए कहता है, लड़की तो काफी ज्यादा कमाल की है, जाओ जाकर इसको पकड़ कर ले आओ। साथ ही इस लड़की से अपना सारा माल भी पूरा करना है। उसके साथ ही उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं बॉस, अभी इसको पकड़ कर लाते हैं। तो गाइस, कैसे आप सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी मिस लू और छोटे बच्चे शानियर को अपने साथ लेता है। में जा रहे होते हैं जहाँ पर शानियर का मीटिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर उसे किसी के हवाले करना होता है। तो वहीं पर रास्ते में उन्हें आवाज आती है कि क्रू के कुछ मेंबर्स को वहाँ पर कुछ बैंडिट्स ने पकड़ रखा होता है। तो ये लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो वो बैंडिट्स को पता चल जाता है, क्योंकि वही लोग वहाँ पर मिस लू के खिलाफ बात करते हैं और कहते हैं, यही हमारी चेयरमैन है, तुम्हें अपना सामान वापस चाहिए तो हमारी चेयरमैन से वापस ले लो, क्योंकि सारे का सारा सामान तो इसी के पास है। अब जहाँ वो बैंडिट्स जो होते हैं वो मिस लू को देखने के बाद लाट टपकाते हुए कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, चलो जल्दी से पकड़ कर लाओ, इसके पास से ज्यादा सामान भी वापस लेंगे और साथ में बहुत ज्यादा मजे भी करेंगे। वो सभी ठरकियों की तरह उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि उसे पकड़कर अपने बॉस के सामने लेकर आ सके। तो मिस लू भी एक मार्शल आर्टिस्ट होती है, तो वो भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने हाथों को सामने करती है। तो पावर्स को रिलीज करने के बाद उन दोनों के ऊपर अटैक करती है, तो वो दोनों लड़के पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो बॉस जो होता है वो अपने साथियों से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वो गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैंने ये तो नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास भी थोड़े बहुत स्किल्स होंगे, तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग लगती हो। वो बॉस अब खुद से वहाँ पर उठकर आगे की तरफ बढ़ता है, वो मिस लू के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच
पहुंच जाता है उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। मिस लू अपने हाथ को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से मिस लू पीछे की तरफ गिर जाती है। तो मिस लू के पीछे गिरने के बाद वो गुंडा बॉस अपने साथियों से कहता है, चलो जल्दी से इन सभी लोगों को मार दो, इस लड़की को छोड़कर बाकी दोनों को मार डालो। तो वो लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अपने नाइफ्स को उठाते हैं और उनके ऊपर अटैक करने के लिए उनके करीब पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो उनके करीब पहुंच जाए उसी वक्त हमारा लिन जुई मिस लू के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। वहीं पर खड़ा होने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, अपनी एनर्जी के साथ काफी सारी तलवारें बनाता है और इन तलवारों के साथ उनके ऊपर अटैक करता है। सिर्फ एक ही एनर्जी अटैक और सारे के सारे गुंडे वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। जहाँ तक कि बॉस की बॉडी के अंदर भी एक तलवार धंस जाती है और बॉस भी वहीं पर नीचे गिरता है और मर जाता है। तो लिन जुई अपने साथियों से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो उनके क्रू मेंबर फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, चेयरमैन प्लीज हमें वापस अपने साथ ले ले, हमें भी अपने साथ ले लें, तुम्हारे सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, जो भी तुम कहोगी हम तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। मिस लू उनसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, फिश एंड एसोसिएशन के साथ आज के पास मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम लोग जहाँ पर मुझे दूसरी बार धोखा दे चुके हो। वहीं पर एक और यंग मास्टर को भी दिखाते हैं, वो यंग मास्टर वहीं पर बैठा होता है, उसके साथी जो होते हैं वो हमारे लिन जुई के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि वो अपने साथियों से कहता है, ये लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी इसको कभी भी ऑफेंड मत करना। उसके साथियों से कहते हैं, ठीक है बॉस, हम लोग इसको ऑफेंड नहीं करेंगे। लिन जुई उस रूम से बाहर आने के बाद मिस लू और शानियर से कहता है, शानियर और मिस लू तुम दोनों आज के बाद मेरे साथ रह सकते हो। तो वो दोनों इस बात से बहुत ज्यादा खुश जाते हैं। शानियर भी उसे कहता है, मुझे भी इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लिन जुई कहता है, बहुत ही जल्दी ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है, इस वक्त हम लोग बाजार में, क्यों ना जहाँ पर किसी स्टॉल के ऊपर से कोई चीज खरीद लें, चलो देखते हैं शायद हमें कुछ पसंद आ जाए। ये लोग चलते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं तो वहीं पर एक बंदा आर्टिफैक्ट्स लगाकर बैठा होता है। इस लोग की नजर एक बैंगल के ऊपर पड़ती है और वो काफी अच्छा ब्रेसलेट होता है। लिन जुई से कहता है, लगता है कि तुम्हें ये ब्रेसलेट काफी ज्यादा पसंद आया, चलो ठीक है देखते हैं ये कितने का है। तो वो शॉपकीपर से पूछता है, मुझे ये बताओ कि ये बैंडल तुम कितने का बेच रहे हो। तो वो शॉपकीपर उसे कहता है, मैं ये सिर्फ और सिर्फ 3000 आयरन क्रिस्टल्स का बेच रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ। लिन जुई अपने पास से 3000 क्रिस्टल्स निकालता है और उसे कहता है, हालांकि ये काफी ज्यादा महंगा है लेकिन फिर भी तो ये तुम्हारे 3000 क्रिस्टल्स है, ये बैंगल अब हमारा हुआ। हमारा जुंजी शॉपकीपर को उसकी कीमत दे बैठता है। उसी वक्त मिस मिंग जुई वहाँ पर पहुंच जाती है। मिंग जुई वहाँ पर आने के बाद कहती है, ये जेड ब्रेसलेट तो बहुत ज्यादा प्यारा है। इसके साथ लिंग फैंग भी होता है। लिंग फैंग उसे कहता है, मिंग जुई अगर तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद आया तो क्यों ना फिर मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। मिंग जुई कहती है, हाँ ये वाकई में बहुत ज्यादा प्यारा जेड ब्रेसलेट है और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। कहती है, लेकिन इसको तो मिस्टर लिन जुई ने खरीद लिया है, पर क्या पता मिस्टर लिन जुई ये वापस मुझे बेच सकते हैं क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। तभी देखने वाले जो कि आसपास खड़े उनकी बातें सुन रहे होते हैं वो लोग कहते हैं, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी है कि मिस मिंग जुई यहाँ पर इसके साथ दे रही है, वो यहाँ पर इसके साथ खड़ी होकर बात कर रही है कि ये लड़का बहुत ही जल्दी नाइट किंग सिटी में बहुत ऊंचाई तक जाने वाला है। इसे कहता है, लड़का काफी ज्यादा हैंडसम भी है और काफी स्ट्रॉन्ग भी लगता है, ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे नाइट किंग सिटी का दामाद बन जाएगा। तो हमारा लिन उस ब्रेसलेट को उठाता है और मिस मिंग जुई से कहता है, मिस मिंग जुई प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन इस ब्रेसलेट का ओनर पहले से तय हो चुका है कि ये किसका है। तो वो लू का हाथ पकड़ता है और उसके बाजू के ऊपर उसको पहना देता है और कहता है, लू ये तुम्हारे बाजू के ऊपर बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। शानियर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, हाँ ये मिस सिस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। के साथ वाले बंदे जो कि वहाँ पर खड़े बातें कर रहे होते हैं अभी लोग चिल्लाकर कहते हैं, ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं, आज ये स्क्रिप्ट को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, इसे ये वाला ब्रेसलेट तो मिंग जुई को देना चाहिए था। मिंग जुई भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है कि लिन जुई ने ये वाला ब्रेसलेट उसे देने की बजाय उसी लड़की को दे दिया है जिसके लिए उसने खरीदा था। इस बात से लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा होता है। लिन फेंग चिल्लाकर उसे कहता है, लड़के यहीं पर रुक जाओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त नाइट किंग सिटी में हो, नाइट किंग सिटी की सिटी लॉर्ड की बेटी होने के नाते यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी नाइट किंग सिटी की ऑनर की होती है। इसका मतलब यह है कि ये वाला ब्रेसलेट भी मिस मिंग जुई का है। हमारा लिन उसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, तुम तो दिन दहाड़े यहाँ पर मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो, मैंने यहाँ पर इस ब्रेसलेट को कीमत देकर खरीदा है, वो भी अपने दोस्त के लिए गिफ्ट के तौर पर। लिन फेंग जल्दी से अपने पास से क्रिस्टल्स निकालता और कहता है, ये लो ये सारे के सारे क्रिस्टल्स इसके लिए हैं। वो अपने पास से पूरे 1 लाख जाओ क्रिस्टल्स निकालता और उसे कहता है, मैं इस ब्रेसलेट के लिए पूरे 1 लाख देने को तैयार हूँ, चलो इसको जल्दी से मुझे बेच दो। तो मिस लू वहाँ पर उसकी इतनी ज्यादा पैसे देखने के बाद सोच रही होती है, क्यों ना हम लोग इसको बेच दे, क्योंकि ये हमें 1 लाख दे रहा है, हमने तो इसे सिर्फ 3000 जाओ क्रिस्टल्स में खरीदा है। लिन जुई आगे बढ़ता और कहता है, नहीं ये पैसा तो बहुत ज्यादा कम है, इतने थोड़े में से तुम्हें नहीं बेचने वाला, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कहीं जब बंदा पागल तो नहीं हो गया। पहले तो इसने यहाँ पर मिस मिंग जुई की इंसल्ट कर दी कि उसे ये वाला ब्रेसलेट नहीं दिया और ऊपर से अब ये मास्टर लिंग की भी इंसल्ट कर रहा है क्योंकि उसने इसे पूरे 1 लाख क्रिस्टल दिए, लेकिन ये 1 लाख क्रिस्टल्स के बदले में उसे ब्रेसलेट देने को तैयार नहीं है। लिन फेंग जल्दी से अपने पास से और ज्यादा क्रिस्टल्स निकालता है तो वहाँ पर क्रिस्टल्स का एक ढेर लग जाता है। वो उसे कहता है, मुझे ये बताओ अब तुम्हें क्या लगता है, क्या इतने ज्यादा क्रिस्टल्स काफी रहेंगे। सनी और मिस लू दोनों इतने ज्यादा क्रिस्टल्स देखने के बाद काफी हैरान होती है, जबकि वो शॉपकीपर भी बहुत सा हैरान हो रहा था और कहता है, वाकई में ये ब्रेसलेट इतना ज्यादा महंगा था, अगर ये वाकई में इतना ज्यादा महंगा था तो मुझे लगता है कि मैंने 3000 में बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लिन उसे कहता है, नहीं अभी भी ये बहुत ज्यादा कम है, मुझे इससे ज्यादा चाहिए। उसे कहता है, तुम तो कुछ ज्यादा ही लालची बनते जा रहे हो, अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितने ज्यादा क्रिस्टल्स चाहिए जिसके बदले में तुम ये ब्रेसलेट मुझे बेचोगे। लिन उसे कहता है, मुझे पूरे 100 मिलियन चाहिए। बस सुनते ही उसके साथी
बॉस हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो बिल्कुल ही पागल हो गया है, एक ब्रेसलेट के लिए पूरे 100 मिलियन मांग रहा है, जो कि उसने सिर्फ और सिर्फ 3000 क्रिस्टल्स में यहाँ पर खरीदा है। 100 मिलियन में तो यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे शिप यार्ड्स को खरीद सकते हैं, जहाँ पर हमें बहुत सारी कमाई हो सकती है। इसी ब्रेसलेट के लिए 100 मिलियन क्यों देना चाहेंगे? फिंग बहुत सा गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है लगता है कि तुम मरना चाहते हो। तो हमारा लिन भी से कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम कोशिश करके देख सकते हो। वैसे तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम भी ली ज़ोंग की तरह मरना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद ली ज़ोंग काफी गुस्सा हो रहा था, फिर साथ ही सोच रहा होता है मैं इसके साथ फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे फेंड नहीं किया जा सकता। ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने वहाँ पर 20,000 फीट तक लाइट को लिट अप किया था, इसका मतलब यह है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लिन जुई से कहता अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर 100 मिलियन पे नहीं कर सकते तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। इस लू को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। तो लिन फेंग और मिस मिंग जुई ये दोनों यहाँ पर खड़े रह जाते हैं। मिंग जुई बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है इस सिटी में अगर मुझे कुछ भी चाहिए होता है वो मैं हासिल करके रहती हूँ, फिर कोई भी मुझे उसको हासिल करने से रोक नहीं सकता। अब ये ब्रेसलेट मुझे चाहिए तो मैं ये लेकर रहूंगी। अभी साथ में मिस लू हमारे लिन जुई से पूछती है सर तुमने वहाँ पर इस ब्रेसलेट को बेचा क्यों नहीं? वो पूरे 1 मिलियन क्रिस्टल्स देने को तैयार था। लिन उससे कहता है मिस लू मैंने ये वाला ब्रेसलेट तुम्हें गिफ्ट में दिया है, इसका मतलब यह है कि इसकी मालिक तुम हो, तो मैं यहाँ पर इस ब्रेसलेट को दोबारा कैसे बेच सकता था? अगर तुम चाहो तो तुम इसको बेच सकती थी। ये बात सुनने के बाद वो कहती है तो फिर ठीक है, ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है, हम लोग ऑक्शन में चलते हैं। फिर साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है मुझे पहले से पता होता कि ये ब्रेसलेट को बेचने का हक मेरे पास है तो मैं कब का इसे बेच चुकी होती। 1 मिलियन क्रिस्टल्स थोड़े नहीं होते एक ब्रेसलेट के लिए। ये तीनों वहाँ से सीधे ऑक्शन हॉल की तरफ चल पड़ते हैं। ऑक्शन हॉल के दरवाजे के ऊपर 3 गार्ड्स खड़ी होती हैं। ये जाकर उनको अपना परमिट दिखाते हैं, तो वो उस परमिट को देखने के बाद कहते हैं कि तुम्हारा इन्विटेशन एक्सपायर हो चुका है, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, इसलिए प्लीज वापस चले जाओ। लू से कहती है लेकिन इस इन्विटेशन की एक्सपायरेशन डेट तो होती नहीं है, तो फिर तुम लोग कैसे कह सकते हो कि ये वाला इन्विटेशन एक्सपायर हो चुका है? और चलाकर उसे कहता हमने कहा ना कि तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, वरना हमने मजबूरन तुम्हें यहाँ से धक्के देकर भेजना पड़ेगा। मिस लू हमारे लिन से कहती है अब हम लोग क्या करें, ये तो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। तुम्हारा लिन से कहता है चलो फिर ठीक है, हम लोग साइड के ऊपर खड़े होकर इंतजार करते हैं। ये लोग वहीं पर साइड के ऊपर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े हो जाते हैं। तो मिस लू हमारे जुंजी से कहती है पहले तो कभी यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और ना ही कभी इन्विटेशन लेटर एक्सपायर हुआ है। मुझे लगता है कि इन लोगों को यहाँ पर किसी ने पैसे दिए होंगे ये सब कुछ करने के लिए, इसी वजह से हमें यहाँ पर अंदर जाने से रोक रहे हैं। तो लिन से कहता है हाँ तुमने बहुत ही सही से पहचाना, मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर किसने इनको पैसे दिए होंगे हमें अंदर ना जाने दे, हमें रोकने के लिए? मिस लू से कहती है मुझे लगता है कि ये सब कुछ लिन फेंग ने किया होगा, क्योंकि वो लिंगटियान हाल का यंग मास्टर है, तो सिर्फ वही ये सब कुछ करवा सकता है। उसने यहाँ पर इन गार्ड्स को पैसे दिए होंगे। पहले से वो तुम्हारे खिलाफ है क्योंकि वो मिंगशुई को पसंद करता है और उसे लगता है कि मिंगशुई तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है, इसी वजह से काफी बार इंसल्ट भी हो चुकी है। मुझे लगता है कि इसी वजह से वो तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें ऑक्शन हॉल में जाने नहीं दे रहा। उसे कहता है तुम्हारा एनालिसिस काफी ज्यादा अच्छा है। हाँ ये बात वाकई में सच है। शानी और उसे कहता है तो बिग ब्रदर क्या हम लोग यहीं पर खड़े रहेंगे? आखिर हम लोग कब ऑक्शन के अंदर जाएंगे? हम लोग तो यहाँ पर ऑक्शन में जाने के लिए आए थे ना। इनसे कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर कोई आने वाला है जो हमें अपने साथ अंदर लेकर जाएगा। देर के बाद वो यंग मास्टर वहाँ पर पहुंच जाता है अपने दोनों गार्ड के साथ। जब वो वहाँ पर पहुंचता है क्लोज की तरफ देखने के बाद कहती है क्या तुम इसका इंतजार कर रहे थे? ये तो बाइलो शैंकिंग पैलेस से है। लिन से कहता है तो क्या इसमें कोई मसला है? तो वो से कहती है नहीं मसला तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि बाइलो शैंकिंग पैलेस वाले तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो एक टॉप टियर का सेक्टर है, ताकि वो लिंगटियान हाल और थंडर क्लाउड सेक्टर दोनों से ज्यादा पावरफुल सेक्टर है। इतना भी सुना है कि जो 3 पावरफुल एम्परर्स थे उन 3 पावरफुल एम्परर्स में से एक पावरफुल एम्परर बाइलो शैंकिंग पैलेस से आया था। लिन से कहता है तुम्हारे पास तो काफी सारी नॉलेज है, तुम्हें तीनों एम्परर्स के बारे में पता। हाँ ये बात वाकई में सच है कि मो लोंग हांग वो वाकई में इनके पैलेस से आया था। इसलिए अब लिन की बात सुनने के बाद सोच रही होती है इसको तो यहाँ पर तीनों एम्परर्स के नाम के बारे में पता है, आखिर इस लड़के का ओरिजिन क्या है और ये कहाँ से यहाँ पर आया है। वो यंग मास्टर वहाँ पर पहुँचता है तो वो साइड के ऊपर देखता है कि लिन वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ दीवार के साथ खड़ा है। यंग मास्टर हमारे लिन की तरफ देखता और कहता है यंग मास्टर तुम अपने साथियों के साथ वहाँ पर क्यों खड़े हो? तुम्हें एंट्रेंस के बाहर खड़े होने की क्या जरूरत पड़ गई? देखकर तो ऐसे लगता है कि जैसे कि तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, इसी वजह से तुम दीवार के साथ खड़े होकर यहाँ पर इंतजार कर रहे हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे लिन जुई को अंदर जाने को मिलेगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।